हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस क्लास। तो कैसी चल रही है पढ़ाई आप सबकी? अच्छी चल रही है। तो देखो, आज हम है चैप्टर डिटर्मिनेंट में, इसके सेकंड सेशन पे है डिटर्मिनेंट के। पिछले सेशन में हमने डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना सीख लिया था, माइनर्स कोफैक्टर के बारे में सीख लिया था, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट सीखा था, जिसके अंदर हमें समझ में आया कि डिटर्मिनेंट को अपन किसी भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे मेनली। लास्ट क्लास में मैंने कम ही प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, बस 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, और आगे की प्रॉपर्टीज जो मेन प्रॉपर्टीज है, जो कि पूरे डिटर्मिनेंट चैप्टर में काम आएगी, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अच्छे से एक एक प्रॉपर्टी आज की क्लास में अपन बहुत बढ़िया से समझ लेंगे, और उसके ऊपर जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चन, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस एज वेल, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे एग्जांपल्स ऐसे भी लिए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल है, जो कि आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन चाहे बोर्ड्स में आए चाहे जेई में आए, नंबर देके जाता है। ठीक है, तो नंबर अगर आपको उठाने हैं इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, बस क्लासेस अटेंड करते रहें, डीपीपी सॉल्व करते रहें, है ना, और इस चैप्टर में फोड़ दोगे। क्योंकि देखो, छोटा सा चैप्टर है, लिमिटेड कंटेंट है, लिमिटेड थ्योरी है। ऐसा नहीं कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री में वैसे बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, और उसमें बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। पर डिटर्मिनेंट एक छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर ऐसा नहीं कि बहुत अलग अलग तरह के सवाल आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, बहुत लिमिटेड तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लिमिटेड तरह के डिटर्मिनेंट से, वो एक बार हम कर लेंगे। मतलब ये ऐसा चैप्टर है कि इसके अंदर बच्चे स्कोर करते ही करते हैं। बस अगर जो बच्चा क्लास में रेगुलरली आ रहा है और डीपीवीज वगैरह सॉल्व कर रहा है, वो स्कोर कर लेगा इस चैप्टर में, उसको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो बच्चा लोग, लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी देखी थी। पहली प्रॉपर्टी तो हमने ये देखी थी डिटर्मिनेंट की, कि अगर डिटर्मिनेंट का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, मतलब रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ट्रांसपोजिंग में डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब रोज को अगर कॉलम बना दिया, कॉलम को रोज बना दिया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने सीखी थी कि अगर हम किसी भी दो रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर दिया, कोई भी दो कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है उसका सिर्फ साइन बदलता है ना। अगर सपोज डिटर्मिनेंट की वैल्यू 8 आ रही है और अपन ने दो कॉलम इंटरचेंज कर दी, तो अब जो वैल्यू आएगी नए डिटर्मिनेंट की, वो -8 आएगी। ओके, तो इसी के ऊपर हमने ये बात समझी थी कि अगर ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस, अगर नंबर ऑफ इंटरचेंजेस ऑड है, जैसे एक ही बार इंटरचेंज कर रहा हूं या फिर 3 बार इंटरचेंज कर दिया, तो वैल्यू विल चेंज बाई साइन। और अगर इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज है तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक बार कॉलम इंटरचेंज कर दी, एक और बार कॉलम इंटरचेंज कर दी, तो अब जो वैल्यू थी वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव वापस से वही सेम वैल्यू मिल जाएगी, है ना। क्लियर है इतनी बात है? तो ये दो इंपॉर्टेंट हमने बात समझी थी। ओके, कि अगर एक बार इंटरचेंज कर रहे हैं, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। जैसे इसी डिटर्मिनेंट के ऊपर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है, अगर मैंने इसकी कोई भी दो रो इंटरचेंज कर दी, जैसे फर्स्ट रो और सेकंड रो इंटरचेंज कर रहा हूं, R1 एंड R2 को इंटरचेंज किया हमने, तो 202 फर्स्ट रो के अंदर आ गया, सेकंड रो में आ गया 3 -4 131। अब डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 की वैल्यू एक दूसरे की नेगेटिव होने वाली है ना। द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2 इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा 1, क्योंकि आपने दो रोज को इंटरचेंज कर दिया। अब सपोज इसमें एक बार और मैं इंटरचेंज लगा देता हूं, कुछ भी इंटरचेंज कर दिया। सपोज मैंने दो कॉलम अगर इंटरचेंज कर दी है ना, सपोज C2 एंड C3 को इंटरचेंज कर दिया अपन ने, दो कॉलम को अपन ने इंटरचेंज मार दिया, तो वैल्यू क्या होने वाली है बच्चा लोग? तो अब जो अगला डिटर्मिनेंट बनेगा, जैसे फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंजेस नहीं किया, फर्स्ट कॉलम 2 3 1 एज इट इज। अब सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो यहां पे 2 0 1 आ जाएगा और 0 -4 3 इधर आ गया। अब डेल्टा 3 और डेल्टा 2 होंगे, वो एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, है ना। डेल्टा 3 इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा 2। ठीक है, डेल्टा 2 का नेगेटिव आ जाएगा डेल्टा 3 की वैल्यू। बट डेल्टा 3 और डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होने वाली है? सेम होने वाली है, क्योंकि अगर आप यहां पे डेल्टा 2 की वैल्यू रखते हो, डेल्टा 2 की वैल्यू रखते हो अगर माइनस डेल्टा 1, तो आपको समझ में आ ही रही है बातें कि डेल्टा 3 एंड डेल्टा 1 सेम वैल्यू देगा। ठीक है, तो एक रो इंटरचेंज करी, वैल्यू नेगेटिव हो गई, एक और इंटरचेंज मारा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, वापस से वही सेम वैल्यू आ जाएगी जो इसकी आ रही है। आर वी क्लियर? ठीक है, प्रॉपर्टी 3 हमने समझी थी कि अगर कोई भी दो रोज आइडेंटिकल है या प्रोपोर्शनल है, कोई भी दो रोज या कॉलम आइडेंटिकल है या प्रोपोर्शनल है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है।
तो ये प्रॉपर्टी भी बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, बहुत बार अपन यूज करेंगे सवालों के अंदर कि अगर हमें कभी भी दिख रहा है कि जैसे कि ये दो रोज सेम हो गई तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर हमें दिख रहा है कि देखो ये दो कॉलम प्रोपोर्शनल है ना, ये दो कॉलम प्रोपोर्शनल है, देखो 2:3, 4:6, इसका भी रेशियो 2:3, 6:9, इसका भी रेशियो 2:3। तो अगर दो कॉलम भी प्रोपोर्शनल है तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। ओके, तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी। ओके, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम आगे की प्रॉपर्टीज पे बढ़ने से पहले। अभी तक हमने जितनी चीजें सीखी है उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे ये सामने हमारे सवाल है 2000 जेई मेन का सवाल है ये, तो इसके अंदर डेल्टा 1 डिटरमिनेंट दे रखा है, डेल्टा 2 डिटरमिनेंट दे रखा है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बारे में आपसे चीजें पूछी है। तो वैल्यू चलो निकालते हैं, डेल्टा 1 को एक्सपेंड कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो ये एक बार जरूर आप ट्राई करना इस सवाल को, मैं करूं उससे पहले एक बार जरूर आप लोग ट्राई कर ले इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो डेल्टा 1 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया अबाउट फर्स्ट रो के अबाउट में एक्सपेंड करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके कोफैक्टर से, ठीक है। तो x मल्टीप्लाइड बाय -x 1 1x, ये पहला वाला एलिमेंट ले लिया और रोज कॉलम डिलीट किया, तो इसका जो माइनर है वही इसका कोफैक्टर है, ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस वाले एलिमेंट को अपन नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, माइनस साइन थीटा, और इसको अपने माइनर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस वाले एलिमेंट को नेगेटिव साइन के साथ लिखा माइनस साइन थीटा, और इसको अपने माइनर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका माइनर कितना है, मतलब इसको अपने छोटू डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, वो है माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा एक्स, राइट। फिर मैं उठा रहा हूं ये वाला एलिमेंट कॉस थीटा, और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके खुद के छोटू डिटरमिनेंट से। तो देखो रोज कॉलम डिलीट किया तो इसका छोटू डिटरमिनेंट आ रहा है माइनस साइन थीटा माइनस एक्स, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा एंड 1, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने डेल्टा 1 को एक्सपैंड कर दिया। अब डेल्टा 1 की वैल्यू देखते हैं कितनी मिल रही है। तो x मल्टीप्लाइड बाई दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही बात है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, है ना, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। ओके, देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा और माइनस ऑफ माइनस यहां पे ये प्लस बना देगा, प्लस एक्स कॉस थीटा। एक्सपेंड करते देखते वैल्यू क्या मिल रही है, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये बन जाएगा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होके माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनाएगा, और कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होके एक्स कॉस स्क्वायर थीटा बनाएगा, सही बात। अब देखो जरा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, है ना, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और ये एक्स साइन स्क्वायर थीटा एंड एक्स कॉस स्क्वायर थीटा को क्लब करोगे और इसमें से एक्स कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, एक्स टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, राइट। तो ये एक्स टाइम्स 1 मिल रहा है, तो अपने पास मिल जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट होके फाइनल आंसर मिल गया माइनस एक्स क्यूब, ये अपने पास डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई, डेल्टा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, और करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 सेम ही डिटर्मिनेंट है, बस फर्क इतना सा है, यहां पे थीटा की जगह पे 2 थीटा आ गया, इतना ही फर्क है। ध्यान से घूर घूर के देख लो, ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करती है जेई के किसी भी क्वेश्चन में जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें डेल्टा 2 कैलकुलेट करने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा 1 की वैल्यू एंड डेल्टा 2 की वैल्यू सेम है बच्चा लोग, है ना, सेम वैल्यू है इन दोनों की। ओके, क्योंकि देखो यहां पे थीटा की जगह पे क्या हो रखा है, बस 2 थीटा हो रखा है, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और डेल्टा 1 की वैल्यू अगर अपन ने देखी, डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस एक्स क्यूब, मतलब थीटा से इंडिपेंडेंट वैल्यू मिल रही है। डेल्टा 1 की वैल्यू जो माइनस एक्स क्यूब आ रही है, यहां पे थीटा क्या है फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, थीटा से इंडिपेंडेंट वैल्यू है डेल्टा 1 की। तो डेल्टा 2 और डेल्टा 1 में बस थीटा और 2 थीटा का तो फर्क है,
डेल्टा टू को भी एक्सपेंड करोगे तो वो थीटा से इंडिपेंडेंट आएगा और डेल्टा टू की वैल्यू भी माइनस एक्स क्यूब आने वाली है ना। ये बात अपन ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं, डेल्टा टू इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। आप चाहो तो एक्सपेंड करके देख लो, आपको दिख जाएगी कि इसकी वैल्यू माइनस एक्स क्यूब मिल रही है। तो डेल्टा वन डेल्टा टू दोनों की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम माइनस टू एक्स क्यूब होगा, राइट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू माइनस टू एक्स क्यूब, दैट इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन वन डेफिनेटली नॉट द राइट आंसर। डेल्टा वन एंड डेल्टा टू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो आना चाहिए। ओके बच्चा लोग, सिंपल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन देखो, देखने में थोड़ा खतरनाक टाइप लग सकता है, बट है बहुत ही प्यारा और इजी क्वेश्चन। डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो अबाउट दी फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे। तो देखो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके माइनर से, है ना। ये डिलीट किया तो इसका माइनर क्या आएगा? ये आएगा, जो कि है कॉस थीटा साइन फाइव साइन थीटा कॉस फाइव। ओके, फिर इस वाली टर्म को अपन लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ, तो ये प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बन जाएगा, है ना। इसको अपन नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे तो यहां पे प्लस बन जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा अपने छोटू डिटर्मिनेंट से, ठीक है। इसका छोटू डिटर्मिनेंट कौन है? रो कॉलम डिलीट मारा, तो साइन थीटा साइन फाइव, है ना, साइन थीटा साइन फाइव माइनस कॉस थीटा कॉस फाइव, माइनस कॉस थीटा कॉस फाइव। ओके, ये इसका छोटू डिटर्मिनेंट हो गया, है ना। अब फिर अगला है कॉस ऑफ 2 फाइव। ओके, तो प्लस कॉस ऑफ 2 फाइव, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके छोटू डिटर्मिनेंट से, कॉस ऑफ 2 फाइव, ये डिलीट मारा तो क्या बन रहा है? साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ओके बच्चा लोग, तो ये इसका एक्सपेंशन बन रहा है, सही बात, ये इसका एक्सपेंशन है। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू। तो ये बन रहा है देखो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव, है ना, कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाय, अब इसकी वैल्यू ऑब्जर्व करना, देखो क्या मिल रही है, कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद है आपको कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का, हमेशा ध्यान रखें। देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो यहां पे क्या बन रहा है? कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव, तो वो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला बनेगा। तो इसकी वैल्यू मैंने रख दी यहां पे कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव। ओके, चल क्लियर है ना। फिर प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाय, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय, यहां पे देखो साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव बनेगा, साइन थीटा कॉस फाइव और माइनस माइनस यहां पे प्लस बन जाएगा। तो अब ये देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन रहा है। और ये भी चीज याद करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या फिर एग्जैक्टली अगर मैं ये लिखता हूं साइन थीटा कॉस फाइव, साइन थीटा कॉस फाइव प्लस, क्योंकि ये प्लस बनेगा, कॉस थीटा साइन फाइव, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव, है ना। ये साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। तो मैं वो यहां पे लिखने वाला हूं मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। ओके बच्चा लोग, तो ये चीज अपन ने लिख दी, ये भी साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव और इसको भी एक्सपेंड किया तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बनने वाला है। ओके, नाउ कॉस 2 फाइव किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? यहां पे कॉस ऑफ 2 फाइव मल्टीप्लाइड बाय, इधर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, राइट। साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल बी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये 1 बन जाएगा। तो कॉस 2 फाइव मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये देखो क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव, इसका सम कितना बन जाएगा? इसका सम क्या 1 आ जाएगा? हाँ जी, क्या इसका सम 1 मिल जाएगा? यस, इसका सम क्लियरली 1 दिखा है। तो ये 1 प्लस कॉस 2 फाइव हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर 1 प्लस कॉस 2 फाइव।
ये अपने पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है। ध्यान से देख लो, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया अबाउट द फर्स्ट रो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव इनटू इट्स माइनर, इस वाले एलिमेंट को नेगेटिव साइन के साथ लिखा और इसके माइनर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि भैया इसका जो माइनर, इसका जो कोफैक्टर होगा ना, कोफैक्टर इज नेगेटिव ऑफ माइनर, इसलिए इसको नेगेटिव के साथ लिखा है। ओके, और cos 2 फाइव को इसके माइनर के साथ हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ये आ रही है अपने पास फाइनल वैल्यू 1 प्लस cos 2 फाइव। नाउ लेट्स सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, है ना, थीटा से इंडिपेंडेंट है। फाइनल आंसर फाइव के टर्म्स में आया है, तो यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिपेंडेंट ऑफ फाइव ऐसा नहीं है, फाइव के टर्म्स में ही आंसर है, तो फाइव से तो इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है और दोनों से इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ थीटा से इंडिपेंडेंट है। ओके, क्लियर, कूल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत शानदार है और इतनी ज्यादा यूज आती है ना ये प्रॉपर्टी, ठीक है, मजा आएगा ये प्रॉपर्टी लगाने में, है ना। तो ये प्रॉपर्टी बोलती है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर के देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के। अगर हमने किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी मल्टीप्लाई बाय के हो जाएगी। जैसे कि देखो, के मल्टीप्लाइड बाय दिस डिटर्मिनेंट, ध्यान से देखना, अब इस प्रॉपर्टी को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं बढ़िया से एकदम, है ना, पूरा सार समझेंगे, डेप्थ में जाएंगे इस प्रॉपर्टी के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत जगह आप यूज करोगे। तो अगर किसी नंबर के को मैंने डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मैं चाहूं तो इस नंबर को किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकता हूं या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कहीं भी ले जाऊं, है ना। चाहूं तो इसको पूरी फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर मैं के नंबर को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बनेगा, देखो, के ए वन, के बी वन, के सी वन, ठीक है। बट अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो या तो किसी रो में जाके चिपकेगा ये, है ना, पूरी पूरी रो में जाके चिपक गया, देखो, हर एलिमेंट से, या फिर पूरी पूरी कॉलम में जाके हर एलिमेंट से चिपक गया। ओके, अब प्रूव कर लेते हैं कि ऐसा क्यों सर, ऐसा अपन क्यों बोल सकते हैं कि भैया इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, ऐसा कैसे बोल दिया आपने। तो वो एक्सपेंशन से क्लियरली दिखाई दे जाएगा कि अगर अपन इसका एक्सपेंशन करें तो के ए वन मल्टीप्लाई होगा, के ए वन मल्टीप्लाई होगा इसके माइनर से विच इज बी टू सी टू बी थ्री सी थ्री, माइनस के बी वन मल्टीप्लाई होगा अपने माइनर से, ठीक है, विच इज ए टू सी टू ए थ्री सी थ्री, प्लस के सी वन, ये मैं राइट हैंड साइड एक्सपेंड कर रहा हूं, के सी वन मल्टीप्लाई हुआ अपने माइनर से विच इज ए टू बी टू ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री, ठीक है, ऐसे होगा। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन को अगर के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या यही चीज मिल जाएगी। इस डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन है विच इज ए वन मल्टीप्लाइड बाई इट्स माइनर, ए वन मल्टीप्लाइड बाई इट्स माइनर, और उसको के से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये माइनस बी वन मल्टीप्लाइड बाई इट्स माइनर, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होने वाली है, के टाइम्स ईच अदर होने वाली है, ठीक है, मतलब इन दोनों की वैल्यूज तो सेम होने वाली है, ठीक है। अगर के से मल्टीप्लाई किया तो के या तो किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, है ना, जैसे the value of this determinant is equal to k times the value of this determinant, the value of this determinant is equal to k times the value of this determinant। ओके, इतनी बात तो क्लियर है, ये मानते हो आप अच्छे से। ओके, तो बस अब आते हैं काम की बात पे, है ना। ये बातें तो अपने को अच्छे से क्लियर है कि भैया द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के टाइम्स द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब आते हैं काम की बात पे कि यूज कैसे करना है इस क्वेश्चन को, है ना, इस प्रॉपर्टी को। ओके, तो अगर मैं किसी नंबर के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो किसी भी रो या कॉलम में जाके के को चिपका सकता हूं। मतलब अगर मैं ऐसा डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं ना, इस टाइप का, कि सपोज के नंबर को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो फर्स्ट कॉलम में ए वन ए टू ए थ्री, सेकेंड कॉलम में के बी वन के बी टू के बी थ्री एंड C1 C2 C3, तो द वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आप चाहो तो इस नंबर के को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया, आप चाहो तो इस नंबर के को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, कहीं पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पर्टिकुलरली किसी एक एलिमेंट के साथ नहीं चिपकेगा, ये पूरी पूरी गली ले लेगा ये, है ना, या तो पूरी पूरी रो ले लेगा या पूरी पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेगा। ओके, या तो पूरी रो के साथ चिपक जाएगा या पूरी कॉलम के साथ चिपक जाएगा, पूरी पूरी एक गली पकड़ेगा उसमें चिपक जाएगा ये। ओके, क्लियर इतनी बात है। यूज यहां पे एक और आता है कॉमन लेने में, ठीक है, इधर से इधर तो मल्टीप्लाई करना हो गया, इधर से इधर हो गया कॉमन लेना। और कॉमन लेने में अपन सबसे ज्यादा यूज करते हैं कि अगर अपने को कॉमन लेना है तो देखो फर्स्ट रो से हमने देखो के को कॉमन ले लिया, तो अगर आप कोई
एलिमेंट को कॉमन ले जाना चाहते हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू थोड़ी छोटी करने के लिए अगर आपने कुछ कॉमन लेके गए तो कॉमन या तो पूरी रो से कॉमन जाएगा या पूरी पूरी कॉलम से कॉमन जाने वाला है, ठीक है। तो यही है। ऑब्वियसली दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो टेल्स दैट वी कैन टेक अ नंबर कॉमन फ्रॉम अ रो और अ कॉलम, किसी भी रो या कॉलम से हम किसी नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाती है। ओके, क्लियर है। चलिए, जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं इसके ऊपर ले लेता हूं कि सपोज मैंने डेल्टा वन दिया, डेल्टा वन A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मैंने एक डिटर्मिनेंट डेल्टा 2 दिया जिसकी वैल्यू है 2A1 2B1 2C1, ठीक है, एंड A2 B2 C2 A3 B3 C3। ओके, एक डिटर्मिनेंट मैंने डेल्टा 3 लिया जिसकी वैल्यू है 2A1 2B1 2C1 2A2 2B2 2C2 2A3, है ना, 2 टाइम्स A3 2 टाइम्स B3 2 टाइम्स C3, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं रिश्ता क्या है ना, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 1 के बीच में क्या रिश्ता है। तो आप बोलोगे कि देखो डेल्टा 2 जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा 1, है ना। देखो डेल्टा 2 में से फर्स्ट रो से 2 कॉमन ले गए तो 2 टाइम्स डेल्टा 1, मतलब इसी को अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स डेल्टा 1, 2 कॉमन ले गए तो फर्स्ट रो से। डेल्टा 3 और डेल्टा 1 के बीच में क्या रिश्ता है, तो अब आप कॉमन ले जा रहे हो तो सपोज रो वाइज कॉमन ले जाना चालू किया, आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी, आप चाहो तो रो वाइज कॉमन लेके जाओ या कॉलम वाइज कॉमन लेके जाओ, ठीक है। तो अगर मैं रो वाइज कॉमन लेके जा रहा हूं तो सबसे पहले पहली रो से 2 को ले गया, अब दूसरी रो से भी एक और 2 आएगा, तीसरी रो से भी 2 आएगा, तो मतलब डेल्टा 3 जो है दैट इज 2 क्यूब टाइम्स डेल्टा 1, है ना। डेल्टा 3 जो है वो 2 क्यूब टाइम्स डेल्टा 1, मतलब 8 टाइम्स डेल्टा 1। दैट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा 1 एंड डेल्टा 3। आर वी क्लियर? सिंपल है इतनी बातें। ओके, लेट्स मूव अहेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो मैं चाहूं तो पहले इसको छोटा कर दूं, कुछ चीजें कॉमन ले जाऊं, है ना। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, है ना। अच्छे क्वेश्चंस की तरफ अपन थोड़ी देर बाद चलेंगे, एक बार पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज दिमाग में छप जाए, ठीक है, हम ये चाहते हैं। तो इसमें से क्या किया कि मैंने फर्स्ट रो से 5 को कॉमन ले गया, सेकेंड रो से 24 को कॉमन ले जाओ, है ना। रो वाइज कॉमन ले जा रहे हो तो ऐसे ले जा सकते हो कि फर्स्ट रो से 5 को कॉमन ले गए, तो फर्स्ट रो से 5 को कॉमन लेके जाएंगे तो 5 टाइम्स फर्स्ट रो में 20 की जगह 4 बच गया और -15 की जगह पे -3 बच गया, ठीक है। फर्स्ट रो से हमने 5 को कॉमन निकाल लिया। ओके, सेकेंड रो से मैं 24 को कॉमन ले जा रहा हूं, तो सेकेंड रो से 24 को कॉमन लेके गए तो यहां पे 1 और -1 बच जाएगा, है ना। 24 कॉमन गया, 1 और -1 बच गया। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। बाहर क्या बन रहा है, 5 4 20 एंड 5 2 10 120, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -4 माइनस ऑफ -3 -4 + 3 बन रहा है, मतलब आंसर आ जाएगा अपने पास -120। -120 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी। और वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे तो भी -120 ही आंसर आएगा। आप देख सकते हो अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करें -20, है ना, 20 इंटू -24, माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस टाइम्स 24 इंटू 15, तो इसमें से देखो 24 आपने कॉमन लिया तो ये -20 + 15 मतलब 24 इंटू -5, अगेन आंसर -120 ही आ रहा है। तो डायरेक्टली कैलकुलेट करो तो भी आंसर वही आएगा, प्रॉपर्टी लगाया तो भी वही आंसर आया। बट इन प्रॉपर्टीज का यूज आएगा आगे जाके जब अपन बड़े बड़े डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, है ना। जब खतरनाक डिटर्मिनेंट आएंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको पता चलेगा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ प्रॉपर्टी 5 एंड प्रॉपर्टी 6 बहुत ज्यादा काम की प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा अपन यूज करेंगे, है ना। और यही 2 प्रॉपर्टी है जहां पे बच्चों को जनरली डिफिकल्टी आती है समझने में। पहली 4 प्रॉपर्टी बच्चों को लगता है अरे हाँ ये भी इजी है, अरे इजी है। प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी 6 आते ही पता नहीं फैल जाता है, ठीक है। तो अपन नहीं फैलेंगे इन प्रॉपर्टीज में, अपन इन प्रॉपर्टीज पे एकदम कमांड बना लेंगे, ठीक है, एकदम मजे से, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे, है ना। तो प्रॉपर्टी 5 क्या बोल रही है,
if sum or all elements of row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants of the same order. ठीक है, समझ में नहीं आया होगा ये पढ़ के, तो अब ये देख के समझो, जो ये बोल रहा है वही यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, तो देखेंगे जरा ध्यान से। फर्स्ट रो ऐसी लिखी है a1 प्लस एक्स b1 प्लस वाई c1 प्लस z। ओके, सेकेंड रो थर्ड रो a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो इसी डिटर्मिनेंट को हमने दो डिटर्मिनेंट में तोड़ दिया है। हम बोल रहे हैं कि भैया जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आने वाली है वो इस डिटर्मिनेंट प्लस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, और कैसे तोड़ा है देखो, a1 b1 c1 को अपन अलग ले गए, x y z को अपन अलग ले गए। ठीक है ना, तो वही ये प्रॉपर्टी बोल रही है, सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। है ना, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को अगर सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स के टर्म्स में है ना दे रखा है, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट को भी अपन इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी तोड़ने वाली प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? तोड़ने वाली, कि इधर से इधर तक गया तो डिटर्मिनेंट टूट रहा है, दो डिटर्मिनेंट में टूट रहा है। प्रूव करना वेरी इजी। प्रूव करने के लिए बस एक्सपैंड करना है और कुछ नहीं करना। प्रूव करने के लिए अगर आप एक्सपैंड करोगे तो यहां पे देखो a1 प्लस एक्स, इसका प्रूफ देख लो यहां पे। ओके, यहां पे a1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा अपने माइनर से, है ना, ये एलिमेंट इसके इस माइनर से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये b2 c2 b3 c3, फिर ये माइनस ऑफ b1 प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई होगा अपने माइनर से, है ना, प्लस c1 प्लस z अपने माइनर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा। ओके, पूरा मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है। ठीक है, जगह की कमी है अपने पास। ओके, अब यहां पे देखो, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो a1 मल्टीप्लाई होगा इस माइनर से और x मल्टीप्लाई होगा इससे, है ना। इसका एक्सपेंशन देखो, इसका एक्सपेंशन देखो, तो a1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x भी इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं a1 प्लस एक्स टाइम्स ये माइनर। समझ में आ रही बात है? a1 मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ b2 c2 b3 c3, x मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ b2 c2 b3 c3, और ऐड हुआ b2 c2 b3 c3 को कॉमन ले लिया इसके डिटर्मिनेंट को, और क्या आ जाएगा a1 प्लस एक्स आ जाएगा। ओके, तो एक्सपैंड करोगे तो साफ साफ अपने को दिख रहा है कि यस सही बात है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है। सही बात है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात। एक्सपैंड किया, दिख रहा है यार, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हाँ सर होगी ही वैल्यू सेम। अब काम की बात सुनो, है ना, जो चीज जितनी ज्यादा ऑब्वियस लगती है वहां पे उतना ज्यादा लोग फंस जाते हैं आगे जाके। तो आप फंसो ना, इसलिए कुछ बातें ध्यान रखना, है ना, फंसो ना, इसके लिए कुछ बातें ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना कि जब अपन तोड़ रहे हैं डिटर्मिनेंट को, जब अपन तोड़ रहे हैं और इसमें किसके अबाउट तोड़ रहे हैं, फर्स्ट रो के अबाउट तोड़ रहे हैं, तो अगर फर्स्ट रो के अबाउट तोड़ रहे हो तो बाकी दोनों रो सेम रहेगी। बाकी दोनों रोज में कोई फर्क नहीं आ रहा। देखो a2 b2 c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a3 b3 c3। पहली चीज तो अपने को ये ध्यान में रखनी है कि जब डिटर्मिनेंट को अपन ब्रेक कर रहे हैं, किसी एक रो के अबाउट ब्रेक कर रहे हैं, तो बाकी दोनों रोज एज इट इज है। इतनी बात क्लियर है ना। तो तोड़ने में ये ध्यान रखना कि when we are breaking the determinant, और splitting ज्यादा ठीक रहेगा ना, breaking क्या, splitting a determinant about a row, other two rows, रो और कॉलम, है ना, रो के अबाउट ब्रेक कर रहे हैं और कॉलम के अबाउट भी ब्रेक कर सकते हैं यहां पर। व्हेन वी आर स्प्लिटिंग अ डिटर्मिनेंट अबाउट अ रो और कॉलम, द अदर टू रोज और कॉलम, द अदर टू रोज कॉलम रिमेन सेम। ओके, जैसे यहां पे फर्स्ट रो के अबाउट अपन ने डिटर्मिनेंट को तोड़ा है, बाकी दोनों रोज में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब वही चीज एडिशन में आ जाती है। ठीक है,
देखो बच्चा लोग, इधर से इधर जाओगे तो आपको टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट इधर से इधर आओगे तो आपको जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आपको एडिशन दिखाई दे रहा है। तो ये तोड़ने की प्रॉपर्टी भी है, ये जोड़ने की भी प्रॉपर्टी है। तो जब अपन दो डिटर्मिनेंट को जोड़ रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है, अपन दो डिटर्मिनेंट को ऐड करके ये वाला डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं। तो जब अपन दो डिटर्मिनेंट्स को ऐड करते हैं तो तभी कर पाएंगे अपन दो डिटर्मिनेंट को ऐड जब उसकी दो रोज सेम हो। दो रोज जब सेम होगी तो तीसरी रो के अबाउट अपन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो रो सेम है तो थर्ड रो के अबाउट अपन डिटर्मिनेंट को ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन की भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। टू डिटर्मिनेंट्स, टू और मोर डिटर्मिनेंट्स कैन बी एडेड, और मोर डिटर्मिनेंट्स, या फिर ऐसा समझो कि इफ वी आर एडिंग अ डिटर्मिनेंट, है ना, इफ वी आर एडिंग डिटर्मिनेंट्स अबाउट अ रो और कॉलम, अदर टू रोज और कॉलम, अदर टू रोज और कॉलम शुड बी सेम, है ना। तभी उनको ऐड किया जा सकता है। देखो, दो डिटर्मिनेंट को तभी ऐड किया जा सकता है जब उसकी तीसरी रो या कॉलम सेम हो। सपोज ये दो रो सेम है तो थर्ड रो के अबाउट अपन ऐड कर सकते हैं। रो 2 रो 3 सेम है तो रो 1 के अबाउट अपन डिटर्मिनेंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये जोड़ने और तोड़ने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे कि यहां पे भी देख सकते हैं, इधर मैंने डिटर्मिनेंट को स्प्लिट किया है अबाउट कॉलम 1, कॉलम 1 के अबाउट स्प्लिट किया है। तो देखो कॉलम 2 कॉलम 3 सेम है। यहां पे देखो कॉलम 2 कॉलम 3 सेम है, दिख रहा है ना, कॉलम 2 कॉलम 3 सेम। कॉलम 1 के अबाउट ब्रेक हुआ है तो यहां पे देखो A1 A2 A3 XYZ, ये A1 प्लस एक्स लिखा था, इसको A1 प्लस एक्स, A2 प्लस वाई, A2 प्लस वाई, A3 प्लस जेड, A3 प्लस जेड। तो ये हो गया तोड़ने की प्रॉपर्टी कि अगर अपन कॉलम 1 के अबाउट तोड़ रहे हैं तो बाकी दो कॉलम्स एज इट इज रहेगी। और वही इधर से इधर तक जाने में जोड़ने की प्रॉपर्टी कि अगर दो कॉलम सेम है तो थर्ड कॉलम के अबाउट अपन ऐड कर सकते हैं। तो दो डिटर्मिनेंट्स को तभी अपन ऐड कर सकते हैं जब उसकी दो रोज या कॉलम सेम हो। अगर दो कॉलम सेम आ रही है तो तीसरी कॉलम के अबाउट ऐड कर दोगे, दो रो सेम आ रही है तो थर्ड रो के अबाउट ऐड कर दोगे। ओके, क्लियर। इसमें देखो, इसमें भी कॉलम 1 के अबाउट स्प्लिट कर रहे हैं अपन लोग, कॉलम 1 के अबाउट स्प्लिट कर रहे हैं। और जब स्प्लिट करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं कि कॉलम 2 कॉलम 3 सेम है, कॉलम 2 कॉलम 3 सेम है बच्चा लोग, दिख रहा है ना सेम। कॉलम 1 के एलिमेंट से A1 x1, A1 प्लस एक्स1 प्लस वाई1, उसको अपन ने A1 प्लस एक्स1 प्लस वाई1, A2 प्लस एक्स2 प्लस वाई2, A3 प्लस एक्स3 प्लस वाई3। तो अगर अपन दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स को अपन ऐड कर रहे हैं तो तभी ऐड कर सकते हैं जब उनकी दो कॉलम सेम हो। तो यहां पे देखो दो कॉलम सेम है, तीनों में C2 C3 सेम है, तीनों डिटर्मिनेंट्स में कॉलम 2 कॉलम 3 सेम है, तो अपन कॉलम 1 के अबाउट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो तोड़ने जोड़ने की प्रॉपर्टी क्लियर। ओके, नाउ शो दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0 विदाउट एक्सपेंशन। बिना एक्सपेंड करे हमें बताना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो मैं इसको तोड़ने वाला हूं अबाउट अच्छा, ये डिटर्मिनेंट यार गलत लिखा है ना, क्योंकि 2 क्रॉस 3 का तो डिटर्मिनेंट होता नहीं है। चलो चलो चलो, इस डिटर्मिनेंट, अच्छा इस डिटर्मिनेंट में एक गलती है कि ये डिटर्मिनेंट ये है ABC, ठीक है। नाउ दिस डिटर्मिनेंट इज कंप्लीट, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर होता है ना। तो नाउ तो वी नीड टू शो दैट दिस इज 0 विदाउट एक्सपेंडिंग। ओके, तो फर्स्ट रो के अबाउट अपन ब्रेक कर देते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट ब्रेक करेंगे तो सेकंड रो थर्ड रो सेम रहने वाली है, ठीक है। तो सेकंड रो में क्या लिखा है, XYZ, यहां पे भी सेकंड रो में XYZ। थर्ड रो में क्या लिखा है, ABC, ABC, AB, ABC। फर्स्ट रो के अबाउट ब्रेक कर देते हैं, और मैं इस तरीके से ब्रेक करने वाला हूं कि यहां पे मैं ABC रख रहा हूं और इधर 2x 2y 2z रख रहा हूं। देखो a प्लस 2x, a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z। सेकेंड रो थर्ड रो सेम, तो स्प्लिट कर दिया अपन ने रो 1 के अबाउट। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखोगे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0, क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, आइडेंटिकल रोज है,
आइडेंटिकल है, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। यहां पे देखो बच्चा लोग कि फर्स्ट रो एंड सेकंड रो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल, तो इसलिए भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट रो एंड सेकंड रो कैसी है, प्रोपोर्शनल है, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। या ऐसा समझो ना कि फर्स्ट रो से अगर अपन ने 2 कॉमन ले लिया, फर्स्ट रो से 2 कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट रो में एक्स वाई जेड ही बचेगा, तो फर्स्ट रो भी एक्स वाई जेड, सेकंड रो भी एक्स वाई जेड, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आने वाली है। ओके, सो 0 + 0 = 0, तो बिना एक्सपेंशन के अपन ने बता दिया कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। आर वी क्लियर? If the determinant splits into exactly k determinants of order 3, each element of which contains only one term, then the value of k is. बेसिकली आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो डिटरमिनेंट है ना, अगर मैं सिर्फ एक ही टर्म रखना चाहता हूं तो ये डिटरमिनेंट कितने डिटरमिनेंट में स्प्लिट होगा, ये डिटरमिनेंट कितने डिटरमिनेंट में स्प्लिट होने वाला है, दैट इज द क्वेश्चन हियर। ओके, तो समझते हैं, अगर अपने को स्प्लिट करना है तो एट ए टाइम अपन एक रो या एक कॉलम के अबाउट स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज फर्स्ट रो के अबाउट स्प्लिट करता हूं मैं, ठीक है, फर्स्ट रो के अबाउट स्प्लिट करते हैं, तो यहां पे सेकंड रो एंड थर्ड रो सेम रहेगी, राइट? सेकंड रो में क्या है, b + q m + y v + g। थर्ड रो में क्या है, c + r n + z w + h। ओके, फर्स्ट रो के अबाउट स्प्लिट कर रहा हूं, पहले तो मैं सेकंड रो थर्ड रो लिख देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे कि हाँ सेकंड रो थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। एंड थर्ड रो इज c + r n + z w + h। ओके, सेकंड रो थर्ड रो सेम रखी और फर्स्ट रो के अबाउट अपन स्प्लिट कर रहे हैं, तो स्प्लिट कर देते हैं। तो यहां पे चाहे आप a l u रख लो या a x f रख लो, कोई भी रख लो। तो सपोज मैंने यहाँ पे a रखा, यहाँ पे a रखा, तो इधर p रखूंगा ताकि a + p बन जाए। यहाँ पे सपोज मैं x रखता हूं तो यहाँ पे l रखूंगा, अगर यहाँ पे l रखता तो इधर x रख देता था कि l + x, ये समझ में आ रही बात है। अगर यहाँ पे u रखा तो इधर f रखने वाला हूं। तो दो डिटरमिनेंट में अभी स्प्लिट हुआ है, अपने को तब तक स्प्लिट करते जाना है, तब तक तोड़ते जाना है जब तक ईच एलिमेंट ऑफ विच कंटेन्स ओनली वन टर्म, एक ही टर्म बच जाए। जैसे यहां पे देखो फर्स्ट रो में एक ही टर्म बची है, इसमें भी एक टर्म है, यहां पे भी एक टर्म है। अब देखो सेकंड रो के अबाउट स्प्लिट करते हैं, तो सेकंड रो के अबाउट ये वाला डिटरमिनेंट स्प्लिट हुआ है ना, सेकंड रो के अबाउट अपन स्प्लिट करेंगे दो डिटरमिनेंट्स में, ये डिटरमिनेंट टूटेगा। ओके, तो जब सेकंड रो के अबाउट स्प्लिट कर रहे हो तो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो एज इट इज रखोगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो एज इट इज रखोगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो में यहां पे क्या लिखा है, a x u, थर्ड रो में क्या लिखा है, c + r n + z w + h। यहां पे भी c + r n + z w + h। ओके, और a x u, देखो समझ में आ रही बात है। फर्स्ट रो थर्ड रो पहले मैंने लिख दी ताकि आपको साफ साफ समझ में आए कि भैया फर्स्ट रो एंड थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं है। सेकंड रो के अबाउट हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, तो यहां पे सपोज मैं b रखता हूं तो यहां पे q रख दूंगा ताकि ये b + q बन जाए। इधर अगर मैं m रख रहा हूं तो यहां पे y रखने वाला हूं, अगर इधर मैं v रख रहा हूं तो यहां पे g रखने वाला हूं। स्प्लिट कर दिया, ऐसे ही समझो ये भी डिटरमिनेंट स्प्लिट हो जाएगा, इसको भी ऐसे ही अपन दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। सेकंड रो के अबाउट अगर स्प्लिट करता हूं तो फर्स्ट एंड थर्ड को एज इट इज रखा जाएगा। तो फर्स्ट के अंदर p l f, थर्ड के अंदर c + r n + z w + h, यहां पे भी c + r n + z w + h। ओके, सेकेंड रो के अबाउट अपन स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो सेकेंड रो में अगर मैं यहां पे b रख रहा हूं तो यहां पे q रखूंगा ताकि देखो b + q इधर बन जाए। इधर अगर m रख रहे हैं तो यहां पे y ताकि m + y, एंड इधर v रख रहे हैं तो यहां पे g रख देंगे। ओके, चार डिटरमिनेंट अभी तक तो बन चुके हैं, अभी थर्ड रो के स्प्लिट करना बाकी है। तो अगर मैं इसकी थर्ड रो, अब जगह देखो मेरे पास तो खत्म हो चुकी है ना, अब इसके नीचे जगह नहीं है, इनफाइनाइट बोर्ड होता है काश, ठीक है। बट इतनी समझ में आ रही बात है कि ये भी दो डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा, थर्ड रो के अबाउट ब्रेक करेंगे ये दो डिटरमिनेंट में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसको भी थर्ड रो के अबाउट ब्रेक करेंगे, ये दो डिटरमिनेंट में और टूटेगा, ये भी देखो दो बच्चे दे देगा, है ना, इसके दो बच्चे और मिलेंगे, और इसके भी
दो डिटर्मिनेंट में और स्प्लिट होगा। तो ओवरऑल कितने डिटर्मिनेंट बन गए? दो इसने, दो इसने, दो इसने, दो इसने, 2 4 जा 8, टोटल ये 8 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट हुआ है। तो अगर अपन इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करेंगे तो 8 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट होगा, जो ऑब्वियस सी बात है भी कि फर्स्ट रो के अबाउट स्प्लिट करोगे दो डिटर्मिनेंट मिलेंगे, फिर सेकंड रो के अबाउट स्प्लिट किया, है ना, समझो दो बच्चे हुए, फिर उन्हीं दो बच्चों के दो बच्चे और हुए, फिर वो 4 बच्चों के सपोज दो और बच्चे हुए, है ना। तो यही चीज हो रहा है, फाइनली अपने पास कितने 8 डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे। आर वी क्लियर? सिंपल है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का भी सवाल हो सकता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा, कि अगर सपोज है ना कि एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान के दो बच्चे कैसे होंगे पर सपोज अमीबा टाइप सपोज सीन है, अमीबा टाइप सीन है कि एक जैसे अमीबा है, अमीबा ही बोलते हैं क्या, मेरी बायो बहुत ही वीक है, तो सपोज ये दो में ब्रेक होता है, ये फिर ये वाला फिर दो में ब्रेक हो जाता है ना, ये सपोज दो में ब्रेक हुआ, तो अपन ने क्या किया, फर्स्ट रो के अबाउट ब्रेक किया, दो डिटर्मिनेंट बने, अब सेकंड रो के अबाउट ब्रेक करेंगे, दो डिटर्मिनेंट और बन गए, ठीक है, इसके भी देखो सेकंड रो के अबाउट ब्रेक किया, दो डिटर्मिनेंट और बन गए। अब थर्ड रो के अबाउट स्प्लिट कर रहे हैं, तो यहां पे दो डिटर्मिनेंट और आ गए, इसके भी ये दो डिटर्मिनेंट और आ गए, इसके भी समझ लो दो बच्चे और हो गए, इसके भी दो बच्चे और है, तो ओवरऑल कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है बातें? तो वही सीन वहां पे हो रहा था ना, यही सेम सीन इधर भी हो रहा था। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बहुत इजी सवाल है, जेई में भी पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है इस टाइप के सवालों का, ठीक है। तो ये सवाल क्या बोल रहा है कि लेट डिटर्मिनेंट डी आर इज अ फंक्शन ऑफ आर, आर का फंक्शन है यहाँ पे, देन शो दैट समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n डी आर इज इक्वल टू 0। ओके, तो आर कौन सी रो में है बच्चा लोग, या कौन सी कॉलम में है, तो अपन बोलेंगे ऑब्जर्व करना, सबसे पहले तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, तो ध्यान से देखना कि फर्स्ट कॉलम में ही आर है, बाकी सेकंड कॉलम में आर का नामो निशान नहीं है, थर्ड कॉलम में भी आर का नामो निशान ही नहीं है। तो जैसे जब आर की वैल्यू 1 रखी तो फर्स्ट कॉलम में ही रखोगे, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में तो आर है ही नहीं। आर की वैल्यू 2 रखोगे तो फर्स्ट कॉलम फिर से चेंज हो गई, आर की वैल्यू 3 रखोगे तो फिर से एक अलग फर्स्ट कॉलम मिली, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कुछ ऐसी चीजें हो रही है कि भैया सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम तो एज इट इज है, पहले आर की वैल्यू 1 रखोगे, आर इज इक्वल टू 1 पे कुछ मिलेगा, प्लस फिर से देखो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा, जब आर की वैल्यू 2 रखे तो कुछ मिलेगा, है ना। फिर समझो कि आर की वैल्यू 3 रखे तो यहां पे फिर कुछ मिलेगा, है ना, मतलब फर्स्ट कॉलम ही बदल रही है ना, आर बराबर 1 पे ये 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, आर बराबर 2 पे ये 2 3 और कुछ भी बन रहा है, ठीक है, आर बराबर 2 पे बन रहा है, यहाँ पे आर बराबर 3 पे ये फर्स्ट कॉलम अलग बन रही है। तो ऐसे करते करते कितने डिटर्मिनेंट्स बन रहे हैं, n डिटर्मिनेंट्स बन रहे हैं ना, ऐसे करते करते अपने को n डिटर्मिनेंट्स ऐड करने हैं। कितने डिटर्मिनेंट्स, इस बार अपन एक दो नहीं n डिटर्मिनेंट्स को अपन ऐड कर रहे हैं। तो क्या अपन ऐड कर सकते हैं इन n डिटर्मिनेंट्स को, पहला सवाल तो ये, तो यस सर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि भैया इन सब में सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम है ना, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, जब आर की अलग अलग वैल्यूज रख रहे हो तो फर्स्ट कॉलम बदल रही है, अगले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम अलग आ जाएगी, अगले में फर्स्ट कॉलम अलग आ जाएगी, तो अपन ऐड किसके अबाउट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम के अबाउट कर रहे हैं। तो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं, फर्स्ट कॉलम के अबाउट ऐड कर रहे हैं। और ऐड भी किसको कर रहे हैं, देखो ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, इसके साथ ऐड होगा, मतलब समझ लो ये एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, इसके साथ ऐड होगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, ठीक है। तो बेसिकली जब दो कॉलम सेम हो और समीशन लगा रखा हो, कई सारे डिटर्मिनेंट्स को अपन ऐड कर रहे हो, तो डायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूं ना कि आप समीशन डायरेक्टली इन्हीं पे ही लगा दो, वही हमारा आंसर होगा, है ना, कि समीशन डायरेक्टली इन्हीं, क्योंकि ऐड तो यही एलिमेंट्स हो रहे हैं ना यार, इसमें ये वाला एलिमेंट्स ऐड हो रहा है, तो बेसिकली समीशन डायरेक्टली आप इसी पे लगा दो, समीशन डायरेक्टली आप इधर ही लगा दो, समीशन डायरेक्टली आप इधर ही लगा दो। ओके, तो अलग अलग एंड डिटर्मिनेंट्स ऐड हो जाएंगे, है ना, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में तो सब में सेम है। तो ये था इस क्वेश्चन का सार। अब चलिए समीशन के फॉर्मूलाज बचे हैं। बेसिकली मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कि समीशन r इज इक्वल टू 1 to n डी आर
इज इक्वल टू सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में तो कोई फर्क नहीं है, सेकेंड कॉलम में यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा है, थर्ड कॉलम में यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इधर ये n स्क्वायर, यहाँ पे ये n इंटू 3n माइनस वन होल डिवाइडेड बाई टू, ये बैठा है। फर्स्ट कॉलम के अबाउट अपन ऐड कर रहे हैं ना, समीशन आर के ऊपर लगाए, देखो समीशन इज ऑन आर, तो फर्स्ट कॉलम में अपन लगा देते हैं समीशन आर, ठीक है। इसके ऊपर समीशन लग रहा है समीशन ऑफ 2r माइनस वन, और इसके ऊपर समीशन लग रहा है समीशन ऑफ 3r माइनस टू, ठीक है। r इज इक्वल टू 1 to n, ओके। तो अब मैं समीशन r की वैल्यू निकालना चाहता हूं, r इज इक्वल टू 1 to n, तो यहां पे अपने पास थोड़ा पीएनसी का ज्ञान लगेगा। तो बच्चा लोग देखें, समीशन अगर r की वैल्यू बताऊं मैं, r इज इक्वल टू 1 to n, तो बेसिकली दैट इज 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स का सम, तो इसकी वैल्यू हो जाती है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ओके सिंपल। तो इसकी जगह पे मैं रख दूंगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ओके। तो चलिए अभी हाथों हाथ ही रख देते हैं, तो इसकी जगह पे क्या रख रहे हैं अपन, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, है ना। बाकी तो x y z ये बन रहा है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये बन रहा है n स्क्वायर, दिस इज n इंटू 3n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ओके ऐसा है। तो समीशन ऑफ r की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब देखो समीशन, इसके समीशन की वैल्यू कैलकुलेट करते, समीशन ऑफ 2r माइनस वन, ठीक है, r इज इक्वल टू 1 to n, तो इसको अपन ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं कि 2 टाइम्स समीशन ऑफ r माइनस समीशन ऑफ 1, समीशन ऑफ 2r माइनस वन को 2 टाइम्स समीशन ऑफ r माइनस समीशन ऑफ 1। अब समीशन ऑफ r की वैल्यू, ठीक है, r इज इक्वल टू 1 till n, तो बेसिकली समीशन r की वैल्यू अभी अभी अपन ने देखी है कि n इंटू एन प्लस वन बाई टू के इक्वल होती है, समीशन r की वैल्यू n इंटू एन प्लस वन बाई टू के इक्वल होती है, तो ये हो गया 2 टाइम्स n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब ध्यान रखना समीशन वन को अपन ऐड कर रहे हैं n टाइम्स, है ना, वन को कितनी बार ऐड कर रहे हैं, वन n टाइम्स, तो इसकी वैल्यू n के ही इक्वल हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी ऐसा लिखा हो समीशन ऑफ वन r इज इक्वल टू 1 till n, तो इसका मतलब हो गया कि अपन वन को ही ऐड कर रहे हैं। देखो r की वैल्यू वन रखने पे भी वन मिल रहा है, r बराबर 2 पे भी वन मिल रहा है, r बराबर 3 पे भी वन मिल रहा है। बेसिकली हम n टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, और n की n टर्म्स में सारी की सारी सबकी वैल्यू क्या है, वन है। तो वन को अगर मैंने बोला कि 10 बार ऐड करो तो 10 आ जाएगा, वन को मैंने बोला 20 बार ऐड कर दो तो 20 आ जाएगा, है ना। एक एक रुपए को 20 बार ऐड कर दोगे तो 20 रुपए मिल जाएंगे, और अगर उसको n बार ऐड कर दोगे तो n मिल जाएगा। ओके क्लियर, सिंपल, ओके। तो इधर एलसीएम लिया, इधर एलसीएम लेते हैं तो बन जाएगा, ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, n स्क्वायर प्लस n माइनस n, मतलब इसकी वैल्यू n स्क्वायर आ जाएगी, है ना, इसकी वैल्यू n स्क्वायर। तो समीशन ऑफ 2r माइनस वन r इज इक्वल टू 1 till n, इसकी वैल्यू n स्क्वायर आ गई, ओके। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, कितनी आ रही है, n स्क्वायर वैल्यू आ रही है, ओके बच्चा लोग। वैसे ही समीशन 3r माइनस टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। समीशन 3r माइनस टू की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 3 टाइम्स समीशन ऑफ r माइनस 2 टाइम्स समीशन ऑफ 1, ठीक है। समीशन ऑफ 3r इज 3 टाइम्स समीशन ऑफ r माइनस 2 टाइम्स समीशन ऑफ 1। अब समीशन ऑफ r हो जाता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो ये 3 टाइम्स n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ओके, माइनस 2 टाइम्स n। अब इधर एलसीएम ले लेंगे, ओके, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, और न्यूमरेटर में यहाँ पे बन रहा है 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4n डिवाइडेड बाई 2, 3r माइनस 2 ही है ना, ओके। तो 3 टाइम्स समीशन ऑफ r हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, समीशन ऑफ 2 वो बन जाएगा 2n, तो ये बन रहा है 3n स्क्वायर प्लस 3n, अच्छा 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4n होल डिवाइडेड बाई 2, है ना, ऐसा बनेगा। देखो 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4n होल डिवाइडेड बाई 2, 3n माइनस 4n यहाँ पे माइनस n बन जाएगा, तो ये बन गया 3n स्क्वायर माइनस n होल डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो समीशन बेसिकली फर्स्ट कॉलम में ही लग रहा था,
तो ये जो सवाल है, ये सवाल इसी प्रॉपर्टी को समझाने के लिए सवाल है कि जब देखो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम चेंज नहीं हो रही तो फर्स्ट कॉलम के अबाउट अपन ऐड कर सकते हैं। ये अपन एन डिटर्मिनेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो एन डिटर्मिनेंट्स को ऐड कर दिया एक ही डिटर्मिनेंट में, ठीक है, उन एन डिटर्मिनेंट्स का सम लिखा है यहाँ पे, बेसिकली फर्स्ट कॉलम का ही सम ले रहे हैं उन सब में। तो जब अपन ने इसका समीशन के फॉर्मुलाज लगाए, इसकी वैल्यू निकाली, तो देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम आ गई। थैंक गॉड, आनी भी चाहिए थी सेम, ठीक है, क्योंकि अगर सेम नहीं आती ना तो इसको कैलकुलेट करना बहुत ही भारी हो जाता, मतलब समझो कितना गंदा सा डिटर्मिनेंट बनता। और इस टाइप के सवालों की यही खासियत है कि इस टाइप के सवाल दिखने में ऐसे खतरनाक टाइप लगेंगे, समीशन आपसे पूछा होगा और जब आप समीशन के फॉर्मुलाज लगाओगे, है ना, या तो किसी पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो पे ही, है ना, पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में ही, जैसे इसमें देखो पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ही, पर्टिकुलर कॉलम के अबाउट ही ऐड कर रहे हैं। तो ये जब फॉर्मुलाज लगाओगे ना आप लोग, तो देख लेना कि दो कॉलम या दो रोज फाइनली सेम आएगी ही आएगी। अदरवाइज अगर सपोज ये सेम नहीं आती, अगर एक भी एलिमेंट सेम नहीं आता, तो समझो कितना मुश्किल हो जाता है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना, है ना, एक्सपैंड करते ही रह जाते अपन। ओके, तो सेम आ गई तो वैल्यू डायरेक्टली क्या बोल देंगे अपन, 0 बोल देंगे। मतलब पास्ट ईयर में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए इस सबमिशन के ऊपर और सबका आंसर 0, है ना, सबका आंसर 0 है। ओके, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से अपने को प्रॉपर्टी समझ में आई। ऐसा नहीं कि अपन आंसर रट के बैठ जाएगी, अच्छा सबमिशन का क्वेश्चन है आंसर 0 ही आएगा, नहीं, प्रॉपर्टी समझो, फिर आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर 0 क्यों आया। ओके, क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, ये क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है, ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है इस प्रॉपर्टी से। इस क्वेश्चन में इसका एक्सपेंशन दे रखा है, ठीक है, कि इसका जो एक्सपेंशन है, अगर अपन इसको एक्सपेंड करते हैं तो उसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा बनेगा लेमडा के टर्म्स में। ओके, p टाइम्स लेमडा की पावर 4, q टाइम्स लेमडा q, r टाइम्स लेमडा स्क्वायर, s टाइम्स लेमडा प्लस t। इट इज एन आइडेंटिटी इन लेमडा। ये क्या है, आइडेंटिटी, मतलब इसका एक्सपेंशन लिखा है ये, है ना। आइडेंटिटी मतलब, आइडेंटिटी वो चीज होती है जो हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, है ना। आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ लेमडा बोल दिया, मतलब लेमडा की कोई भी वैल्यू रख दो ये चीज ट्रू ही रहेगी। इसके अंदर पूछा गया है वैल्यू ऑफ टी, कि टी की वैल्यू क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन कि अगर हमें इसकी टी की वैल्यू निकालनी है, टी इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा, लेमडा की हर वैल्यू के लिए ट्रू है ना, लेमडा की कोई भी वैल्यू रख दो ये चीज ट्रू है, तो लेमडा की वैल्यू 0 रख दो ना, सिंपल है ना, लेमडा की वैल्यू 0 रख दो। 0 रख दोगे तो ये सारे पार्ट ये 0 में मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, ये 0 प्लस टी बच जाएगा, और राइट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है वो भी थोड़ा आसान बन जाएगा, लेमडा की जगह 0 रखते ही ये वाला एलिमेंट 0 बन गया, है ना, ये वाला एलिमेंट -1 बच जाएगा। ओके, ये एलिमेंट 3 बन गया, तो देखो ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये -4, ये -3, ये +4, ये 0। कैलकुलेट कर लो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, वही हमारा आंसर है, वही टी की वैल्यू है। तो टी की वैल्यू पूछी गई थी, बड़ी इजीली अपन ने निकाल ली कि टी की वैल्यू यही आने वाली है जो इस डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन की आएगी। आर वी क्लियर, सिंपल। चलिए, तो अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज प्रॉपर्टी 6। तो देखिए प्रॉपर्टी 6 क्या बोलती है, प्रॉपर्टी 6 इज दैट द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट ऑल्टर्ड, मतलब नॉट चेंज्ड, है ना, ऑल्टर्ड का मतलब ऑल्टर कराने जाते हैं ना वैसे ही, मतलब नॉट चेंज, ठीक है, नॉट चेंज्ड। The value of the determinant is not changed by adding or subtracting the multiple of any row or column in any other row or column। ठीक है, कोई भी रो पकड़ूं मैं, उसके अंदर किसी भी दूसरे रो को ऐड करूं या किसी भी दूसरे रो के मल्टीपल्स ऐड कर दूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर कोई भी कॉलम पकड़ूं, उसके अंदर कोई भी दूसरी कॉलम ऐड कर दूं या किसी दूसरी कॉलम के मल्टीपल्स ऐड कर दूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसी को अपन ऑपरेशन की तरह ऐसे डिनोट करते हैं जैसे आर आई इज रिप्लेस बाई आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, सी आई इज रिप्लेस बाई सी आई प्लस के टाइम्स सी जे, दिस इज कॉलम ऑपरेशन। समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो डेल्टा 1 हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। डेल्टा 2 हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसके अंदर रो 1 के अंदर क्या किया है, देखो ऑपरेशन कौन सा लगाया है, पहचान पा रहे हो क्या, कि रो 1 के अंदर हम एलिमेंट्स ऑफ रो 3 को k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। देखो a1 में k टाइम्स a3, b1 में k टाइम्स b3, c1 के अंदर k टाइम्स c3 हो चुका है।
तो बात यह है कि इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम होने वाली है। मतलब यहां पे ऑपरेशन अपन ने ये लगाया है कि R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस K टाइम्स R3 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है, जो डेल्टा 1 की वैल्यू है वही डेल्टा 2 की वैल्यू है। सेम कैसे हुई सर वैल्यू? क्योंकि देखो जरा, इसको अगर अपन स्प्लिट कर सकते हैं ना, इस रो के अबाउट फिर से स्प्लिट कर दो, तो ये दो डिटर्मिनेंट में टूटेगा बच्चा लोग, ये दो डिटर्मिनेंट में टूटेगा। एक में तो मैंने, अब देखो जब तोड़ रहे हैं तो बाकी दो रोज को एज इट इज रखेंगे, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये सेकंड रो एंड थर्ड रो है, ठीक है। सेकंड रो एंड थर्ड रो को एज इट इज रखा, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। सेकंड रो थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं है। फर्स्ट रो के अबाउट ब्रेक कर रहा हूं, तो एक में तो A1 B1 C1 रख देता हूं मैं, A1 B1 C1, और दूसरे के अंदर K A3 K B3 K C3 आ जाएगा। समझ में आ रही बात है? अब आप देख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो क्या है? 0। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो एंड थर्ड रो प्रोपोर्शनल है, ये दोनों रोज प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं ना कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? डेल्टा 1 के ही इक्वल आ गई, है ना। डेल्टा 1 प्लस 0 लिखा है ये। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा जब मैंने ये ऑपरेशन लगाया है कि R1 को R1 प्लस K टाइम्स R3। वैसे ही अगर मैं इस टाइप के ऑपरेशन लगाता हूं, जैसे रो 1 के अंदर रो 1 प्लस K टाइम्स रो 2, है ना, रो 1 प्लस K टाइम्स रो 2 प्लस लेमडा टाइम्स रो 3 कर दिया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर सपोज मैंने रो 1 को लिख दिया रो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 2 प्लस 5 टाइम्स रो 3, देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अगर अपन ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो ये ऑपरेशन मैंने अभी रो 1 पे लगाया है, आप चाहो तो किसी भी और रो या कॉलम पे ऑपरेशन लगा सकते हो। जैसे कि कॉलम 2 को पकड़ा, कॉलम 2 में C2 में कोई दूसरी कॉलम ऐड कर रहे हैं ना, कॉलम में कॉलम ही ऐड होगी, इसमें रो नहीं ऐड होगी, ठीक है। तो C2 में C2 प्लस 3 टाइम्स C3 कर दिया, माइनस 5 टाइम्स C1 कर दिया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर अपन इनमें से कोई भी ऑपरेशन लगा दे, नो चेंज इन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके बच्चा लोग, इसमें से कोई भी ऑपरेशन लगाया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे रो 1 में K टाइम्स रो 2 लेमडा टाइम्स रो 3 ऐड कर दिया, या फिर ऐसा समझो रो 1 में से 2 टाइम्स रो 2 सब्ट्रैक्ट किया, 5 टाइम्स रो 3 ऐड कर दिया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉलम 2 में 3 टाइम्स कॉलम 3 माइनस 5 टाइम्स कॉलम 1 कर दिया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन बीइंग, जो इसका रीजन है वही इसका रीजन है, क्योंकि ये भी देखो डिटर्मिनेंट स्प्लिट हो जाएंगे, और स्प्लिट होंगे तो एक डिटर्मिनेंट तो ये ओरिजिनल वाला बन गया, बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 होने वाली है। तो जो स्प्लिटिंग वाली फिफ्थ प्रॉपर्टी है वही इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों फर्क नहीं पड़ता है ऐसे ऑपरेशंस लगाने में, ठीक है। बट इसमें ये भी चीज ध्यान रखें कि अगर अपन ऐसे कर रहे हैं ना कि सपोज रो 2 के अंदर रो 2 प्लस 3 टाइम्स रो 1 माइनस 5 टाइम्स रो 3 कर दिया, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। नो चेंज इन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय दिस ऑपरेशन। इस ऑपरेशन तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे। पर यहां पे कई बार बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं कि जैसे रो 2 को रिप्लेस कर दिया उन्होंने 5 टाइम्स रो 2 माइनस, या फिर यही सेम चीज प्लस 3 टाइम्स रो 1 माइनस 5 टाइम्स रो 3, ये कर दिया। रो 2 को क्या कर दिया, 5 की जगह कुछ और ले लेते हैं 5, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो नहीं, एक्सप्लेनेशन के लिए, बस बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए, कि रो 2 को हमने 2 टाइम्स रो 2 प्लस 3 टाइम्स रो 1 माइनस 5 टाइम्स रो 3 से, है ना, रिप्लेस कर दिया। इस ऑपरेशन से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल चेंज बाय दिस ऑपरेशन, ठीक है। वैल्यू डिटर्मिनेंट की बदल जाएगी, और जो कि ऑब्वियस भी है। देखो सपोज ये ऑपरेशन मैं लगाता हूं, एक A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, सपोज मैंने इसको डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 नाम दिया, और ये ऑपरेशन लगा के एक डेल्टा 2 डिटर्मिनेंट बनाते हैं,
ठीक है, जिसके अंदर अपन ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं, सेकंड रो में लगा रहे हैं, मतलब फर्स्ट रो थर्ड रो तो एज इट इज है, A1 B1 C1 A3 B3 C3, ठीक है ना, A1 B1 C1 A3 B3 C3। देखो चलो, फर्स्ट और थर्ड रो तो सेम रखी, यहां पे मैं ये वाला ऑपरेशन लगा रहा हूं सेकंड रो के अंदर कि सेकंड रो को 2 टाइम्स रो 2, मतलब सेकंड रो के एलिमेंट्स को, ये जो A2 है वो 2 टाइम्स A2 माइनस यानी प्लस 3 टाइम्स रो 1, मतलब प्लस 3 टाइम्स A1 प्लस 3 टाइम्स A1 माइनस 5 टाइम्स रो 3, है ना, मतलब माइनस 5 A3। ओके, थोड़ा एक सेकंड में पहले ये सेकंड रो के एलिमेंट्स लिख देता हूं, ठीक है। सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या है कि A2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 टाइम्स A2 प्लस 3 टाइम्स द एलिमेंट ऑफ रो 1, मतलब प्लस 3 टाइम्स A1 माइनस 5 टाइम्स द एलिमेंट ऑफ रो 3, मतलब 5 टाइम्स A3, ठीक है। ये वाला एलिमेंट ऐसे चेंज हो जाएगा, A2 विल बिकम 2 टाइम्स A2 प्लस 3 टाइम्स A1 माइनस 5 टाइम्स A3, और ये वाला जो एलिमेंट है वो बन जाएगा 2 टाइम्स B2 प्लस 3 टाइम्स B1 माइनस 5 टाइम्स B3, और ये एलिमेंट बन गया 2 टाइम्स C2 प्लस 3 टाइम्स C1 माइनस 5 टाइम्स C3। ओके, सेकेंड रो के एलिमेंट्स चेंज हो गए, रो 1 एंड रो 3 एज इट इज अपन रख रहे हैं। रो 1 के एलिमेंट्स है A1 B1 C1, रो 3 के एलिमेंट्स है A3 B3 C3। देखना जरा ध्यान से, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। ये डेल्टा 1 डिटर्मिनेंट है और ये डेल्टा 2 डिटर्मिनेंट है, जिसके अंदर अपन ने ये ऑपरेशन लगा दिया कि रो 2 को रिप्लेस कर दिया 2 टाइम्स रो 2 प्लस 3 टाइम्स रो 1 माइनस 5 टाइम्स रो 3 से, ठीक है। तो रो 2 में ये चेंजेस किए हैं। तो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 की, डेल्टा 2 में क्या रिश्ता है, तो डेल्टा 2 इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा 1। अब यहां पे डेल्टा 2 डेल्टा 1 सेम नहीं है, ट्वाइस है डेल्टा 1 का डेल्टा 2, है ना, डेल्टा 2 इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा 1 ओवर हियर। ट्वाइस क्यों है, समझ में आ रही बात है, क्योंकि अगर अपन इसको स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट किसके अबाउट कर रहे हैं, सेकेंड रो के अबाउट स्प्लिट कर रहे हैं, तो स्प्लिट करेंगे तो एक में तो ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे 2A2 2B2 2C2, एक डिटर्मिनेंट में ये बना, ठीक है। तो उस डिटर्मिनेंट में से 2 कॉमन लोगे तो वो 2 टाइम्स A2 B2 C2 बनेगा, है ना। तो A1 B1 C1 2 टाइम्स A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो दिख रहा है ट्वाइस ऑफ डेल्टा 1 है। और बाकी जो इसके अबाउट स्प्लिट हो रहे हैं 3A1 3B1 3C1, तो वो तो देखो रो 1 एंड रो 2 प्रोपोर्शनल हो गई, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। और जो इसके अबाउट स्प्लिट हो रहे हैं 5A3 5B3 5C3, उसके अंदर रो 2 एंड रो 3 सेम है ना, प्रोपोर्शनल हो गए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0। तो इसको स्प्लिट करोगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि जो डेल्टा 2 है वो क्या है, 2 टाइम्स डेल्टा 1 है। तो अगर अपन ये ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल चेंज। तो अपने को ऑपरेशन लगाते टाइम ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं रो 2 में ऑपरेशन लगा रहा हूं तो रो 2 में, है ना, रो 2 इज रिप्लेस बाय रो 2 प्लस 3 टाइम्स रो 1 माइनस 5 टाइम्स रो 3। ऐसा समझो कि किसी एक रो में कोई दूसरी रो ऐड कर सकते हो, उसको बार बार ऐड कर सकते हो, मतलब उसके मल्टीपल्स ऐड कर सकते हो। जैसे रो 2 में 3 टाइम्स रो 1, मतलब रो 1 को अपन ने 3 बार ऐड कर दिया। तो अगर किसी एक रो में दूसरी रो ऐड कर रहे हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी एक रो में दूसरी रो बार बार ऐड कर रहे हो, 3 बार ऐड कर दिया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने उसी रो को डबल कर दिया ना, रो 2 इज रिप्लेस बाय 2 टाइम्स रो 2 प्लस 3 टाइम्स रो 1, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मतलब चेंज हो जाएगी। तो ये ऑपरेशन लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि जैसे अगर रो 2 में ऑपरेशन लगा रहा हूं तो इसको किसी से मल्टीप्लाई ना करें अपन, ठीक है। इसमें किसी और रो के मल्टीपल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, सिंपल। While applying this property, at least one row or column must remain unchanged। कि अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान रखे कि एक ही स्टेप में तीनों रोज में चेंज नहीं करो। जैसे सपोज आपने रो 1 में ऑपरेशन लगा दिया, चलेगा, है ना, रो 1 इज रिप्लेस बाय रो 1 प्लस लेमडा टाइम्स रो 2 प्लस म्यू टाइम्स रो 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी स्टेप में आपने रो 2 में भी ऑपरेशन लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रो 2 इज रिप्लेस बाय रो 2 प्लस सपोज K1 टाइम्स रो 1, है ना, प्लस K2 टाइम्स रो 3, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, बट अगर इसी स्टेप में आपने रो 3 पे भी ऑपरेशन लगा दिया तो वो वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि रो 3 पे जब आप ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो 1 रो 2 दोनों को अपन ने बदल दिया है। तो रो 3 में जो ऑपरेशन लगा रहे हैं उसके लिए जो रोज होगी वो अलग होगी। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इन वन स्टेप
है ना। पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इन वन स्टेप यू कैन अप्लाई, है ना, अप्लाई ऑपरेशन ऑन मैक्सिमम टू रोज और कॉलम। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि भैया एक स्टेप में ज्यादा से ज्यादा 2 रो या कॉलम पे ही ऑपरेशन लगाना है ना। एक स्टेप में तीनों रोज पे ऑपरेशन नहीं लगेगा, ज्यादा ज्यादा 2 रोज पे लगेगा, उससे ज्यादा ऑपरेशन नहीं लगेगा। जैसे अगर मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूं, है ना, कि R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2, ओके, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R3। एक स्टेप में ये दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं, बट अब आप रो 3 पे मत ऑपरेशन लगा देना, है ना, क्योंकि रो 1 रो 2 दोनों आपने बदल दी है, तो उसी स्टेप में रो 3 पे ऑपरेशन नहीं लगाना। आप चाहो तो अगले स्टेप में रो 3 पे ऑपरेशन लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आपने ये ऑपरेशन लगा दिया, डिटरमिनेंट नया बन गया, अब अगले स्टेप में आप किसी भी 2 रो या कॉलम को फिर से चुन के उन पे ऑपरेशन फिर से लगा सकते हो, बट एक ही स्टेप में तीनों रोज पे ऑपरेशन अलाउड नहीं है। अब ये बातें समझते हैं सवालों के साथ में, ठीक है। सवाल करेंगे तो धीरे धीरे और ज्यादा क्लैरिटी डेवलप होती चली जाएगी कि किस तरीके से ऑपरेशन लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, क्या करना है, ओके। तो सबसे पहले हमारे सामने सवाल, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाएगी? सबसे पहले देखो, नंबर्स बड़े बड़े हैं, फर्स्ट कॉलम के अंदर नंबर्स बड़े हैं, तो पहले इन नंबर्स को अपने को छोटा करना है। छोटा कैसे करें? मैं चाहूं तो इस रो में, इस कॉलम में से किसी भी दूसरे कॉलम के मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, है ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी रो या कॉलम के मल्टीपल्स, ठीक है। तो जैसे अगर अपन कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, मैं इस कॉलम से मेरे को दिक्कत है कि भैया बहुत बड़े नंबर्स है इस कॉलम में, तो कोई भी और कॉलम को अपन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी और कॉलम के मल्टीपल्स अपन लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा सही ये लग रहा है कि कॉलम 1 में से, है ना, कॉलम 1 पे क्या ऑपरेशन लगाया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो 5 9 45 होता है, 6 9 54 होता है, 8 इंटू 9 72 होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो 9 टाइम्स कॉलम 3, कॉलम 1 से 9 टाइम्स कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा? डिटरमिनेंट बनेगा 46 माइनस 45 हो जाएगा इधर, मतलब 1 बन जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है ना। यहां पे अपने पास बन चुका है 1। 46 माइनस 9 टाइम्स 5 दैट इज 1। 55 में से 9 टाइम्स 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पे भी 1 बन गया। 74 में से 9 टाइम्स 8 सब्ट्रैक्ट करोगे, 9 8 72, है ना, 9 टाइम्स 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 74 माइनस 72, यहां पे 2 बन गया। तो 1 1 2 2 3 1 5 6 8, ये अपने पास एक डिटरमिनेंट बना। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर दिया, 1 टाइम्स 24 माइनस 6 माइनस 3 टाइम्स, सॉरी माइनस 2 टाइम्स, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स 8 माइनस 12 प्लस 5 टाइम्स 1 माइनस 6, है ना। इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो के अबाउट हमने एक्सपेंड कर दिया, है ना, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर दिया इस डिटरमिनेंट को, ओके। तो ऐसा कुछ बनेगा। तो 24 माइनस 6 ये बन गया 18, और ये -4 इंटू -2 प्लस 8, और 5 इंटू -5, है ना, तो -25, ठीक है। तो 18 प्लस 8 हो गया 26 माइनस 25, वैल्यू आ गई 1, तो दैट इज आवर आंसर। तो ये है इस प्रॉपर्टी का एक हल्का सा यूज मैंने बताया है, और अभी पूरे चैप्टर में इस प्रॉपर्टी का अपन जगह जगह पे यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो और इसके यूजेस क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे ये है, अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 दे रखा है तो हमें k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो फिर से सोचो कि कैसे ऑपरेशन लगाया जाए, आपकी मर्जी है, आपकी खुद की क्रिएटिविटी है ना। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना बचा लो कि अगर मैं कॉलम 3 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कुछ बढ़िया बन जाएगा क्या? 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आ रही बात है ना। 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कॉलम 3 के अंदर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं यहां पे कि कॉलम 3 इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके। तो कॉलम 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉलम 1 तो एज इट इज 3 स्क्वायर प्लस के, 4 स्क्वायर प्लस के,
5 स्क्वायर प्लस के। ओके, कॉलम 2 भी एज इट इज 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। अगर कॉलम 3 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो देखो 3 स्क्वायर प्लस के ही कट गया और यहां पे 3 बच जाएगा, इधर 4 बच जाएगा, इधर 5 बच जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है सबको? है ना, ऐसा कुछ बनने वाला है। और इक्वल टू क्या दे रखा है, ये 0 दे रखा है कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्लियर है, कॉलम 3 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहां पे आप ये मत कर देना कि एक ही स्टेप में, कुछ बच्चे ऐसा आइडियाज देते हैं कि सर एक काम करो ना, कॉलम 3 से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दो और कॉलम 1 से कॉलम 3 भी सब्ट्रैक्ट कर दो इसी स्टेप में। इसी स्टेप में ये भी लिख दो सर C1 माइनस C3, तो ये माइनस हो जाएगा। बट ऐसा नहीं कर सकते ना, समझ में आ रही बात है? ऐसा नहीं कर सकते कि यार मैं रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 लिख दूं और उसी स्टेप में रो 2 को रो 2 माइनस रो 3 रो 2 माइनस रो 1 लिख दिया, है ना। ये बात गलत हो जाएगी कि रो 1 को अपन ने रो 1 माइनस रो 2 लिखा है, फिर रो 2 को ही मैंने रो 2 माइनस रो 1 लिख दिया, तो ये बात गलत हो गई ना यार, है ना, क्योंकि रो 1 ही अपने आप में बदल चुका है। अब आप अगले स्टेप में भले माइनस करना चाहो, अगले स्टेप में भले कॉलम 1 से कॉलम 3 माइनस करना चाहो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगले स्टेप में आप माइनस कर दो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसी स्टेप में माइनस करना बहुत बुरी बात हो जाएगी। आर वी क्लियर बच्चा लोग? तो सबसे पहले तो ये ऑपरेशन लगा दिया कि कॉलम 3 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करी ताकि कॉलम 3 थोड़ी सुंदर बन गई। अब आगे क्या ऑपरेशन लगाओगे? तो नेक्स्ट ऑपरेशन अपन ये लगाने वाले हैं कि अब रोज कॉलम में तो सब्ट्रैक्ट करने का फायदा मेरे को दिख नहीं रहा है ना, कि कॉलम 1 में से कोई भी दूसरी कॉलम सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ खास फायदा मेरे को देखने को मिल नहीं रहा है। तो अब अपन रोज में से सब्ट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि रो 3 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट कर दे एंड रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, मतलब अब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं इसके ऊपर कि रो 3 इज रिप्लेस बाय रो 3 माइनस रो 2। ठीक है, थर्ड रो में से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं एंड रो 2 इज रिप्लेस बाय रो 2 माइनस रो 1। सेकंड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं, तो देखो क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट यहां पे ये बनेगा। जब रो 3 में से रो 1 में कोई चेंजेस नहीं किया है तो रो 1 तो एज इट इज अपन लिख ही देते हैं, 3 स्क्वायर प्लस के 4 स्क्वायर 3। रो 1 में कोई चेंजेस अपन ने किए नहीं है। ठीक है, तो रो 2 के अंदर अपन ने चेंज किया है और रो 3 में चेंज किया है। पहले तो देखो रो 3 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट करो, तो थर्ड रो में से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करोगे तो के से के कट गया, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होगा जो कि 9 मिल गया। 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर दैट विल बी 11 और यहां पे 5 माइनस 4 दैट विल बी 1। देखो थर्ड रो में से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 11 1 बनने वाला है। अब अपन क्या कर रहे हैं कि सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सेकंड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करोगे तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट विल बी 7। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर माइनस होगा तो यहां पे 9 बच गया और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब हमें के की वैल्यू बतानी है, तो अच्छा खासा हमने वैसे सिंप्लीफाई कर दिया है। आप चाहो तो यहीं से ही एक्सपैंड कर सकते हो, है ना, अच्छा खासा सिंप्लीफाई हो गया। आप चाहो तो यहीं से एक्सपैंड कर दो, आप चाहो तो इसके आगे और ऑपरेशन लगाना है कि नहीं सर अभी हमें नंबर और छोटे करने हैं सर, एक काम करो ना सर कि थर्ड रो में से सेकंड रो और सब्ट्रैक्ट कर दो तो और छोटे नंबर मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले स्टेप में अपन ये लिख सकते हैं कि भैया रो 3 में से रो 2 फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, रो 3 में से रो 2 फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, थोड़े और नंबर छोटे हो गए। ओके, तो इधर ये बन रहा है, इधर लिख दूं क्या मैं कि नेक्स्ट 3 स्क्वायर प्लस के विच इज 9 प्लस के 4 स्क्वायर दैट इज 16 और इधर 3, ये 7 9 1। रो 3 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब अपन इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो 9 प्लस के मल्टीप्लाई होगा 9 प्लस के मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 2, है ना, तो 9 प्लस के मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2, माइनस 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, माइनस 16 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 इंटू 0 0 माइनस 2, तो अगेन ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, 16 इंटू माइनस 2 प्लस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 7 2 ज़ा 14, 14 माइनस 18। ठीक है, 14 माइनस 18 दैट इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। ओके, सिंपल।
है ना, जिसमें से आप चाहो तो पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, और इधर -4 को -2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, है ना। पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दिया। आप चाहो तो ऐसा कर लो, अगर कंफर्टेबल नहीं हो इसके साथ तो देख लो क्या करना है आगे, कि 9 इंटू -2 -18 -2k +32 -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इजीली अपन k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। -18 -2k +32 -12 इज इक्वल टू 0। तो -18 -12 -30 बन गया, और 32 में से 30 माइनस हुआ तो 2 बच जाएगा। तो -2k +2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो k की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी। तो दैट इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 पे ये 0 बन रहा है। आर वी क्लियर? सिंपल, ठीक है। तो इधर हमें थोड़ा सा ऑपरेशन देखा, चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना। इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू बतानी है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस डिटर्मिनेंट। तो देखने में बड़ा ही खतरनाक सा डिटर्मिनेंट लग रहा है ना, पर घबराना नहीं है। पहले देखो क्या कर सकते हो, है ना। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पहले अपन ध्यान से घूर घूर के देखें कि इसमें से b² माइनस AB में से b कॉमन लोगे तो ये b टाइम्स a माइनस b बैठा है, राइट। ये b टाइम्स a माइनस b बैठा है, ठीक है। AB माइनस A² में से a कॉमन लोगे तो a टाइम्स, है ना, ये बन रहा है b टाइम्स b माइनस a। ओके, AB माइनस A² से a कॉमन लोगे तो a टाइम्स b माइनस a, और BC माइनस AC से c कॉमन लोगे तो c टाइम्स b माइनस a। सही बात। सेकेंड कॉलम में देखो क्या बैठा है, b माइनस c, a माइनस b, c माइनस a। थर्ड कॉलम में देखोगे तो BC माइनस AC से c कॉमन लोगे तो इधर ये b माइनस a ही बनेगा। b² माइनस AB से b कॉमन लोगे तो इधर ये b माइनस a बच जाएगा। AB माइनस A² से a कॉमन लिया तो इधर भी b माइनस a। ओके, ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट बन रहा है। क्लियर इतनी बात है। कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी याद है क्या, कि अगर अपन किसी एलिमेंट को कॉमन निकालना चाहते हैं तो पूरी पूरी कॉलम से या पूरी पूरी रो से कॉमन जाएगा, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं b माइनस a पूरी पूरी कॉलम 1 में कॉमन जा सकता है ना, यहां से कॉमन जा सकता है। वैसे ही b माइनस a पूरा पूरा इस कॉलम से भी अपन बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो कॉलम से अपन कॉमन निकाल रहे हैं, यहां से b माइनस ए बाहर गया, यहां से भी b माइनस ए बाहर गया, तो इधर बाहर क्या चला गया, b माइनस ए का स्क्वायर बाहर चला गया। तो इधर से b माइनस ए कॉमन निकाला तो इधर b a c बच जाएगा, यहां पे ये b माइनस सी, a माइनस बी, सी माइनस ए। इधर से भी b माइनस ए बाहर गया तो इधर इसी वजह से b माइनस ए स्क्वायर है, और यहाँ पे सी बी ए। डिटर्मिनेंट अब थोड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है। क्लियर? ओके, सिंपल। अब आगे क्या प्रॉपर्टी लगाओगे, कि यहाँ पे -c -b -a बैठा है, इसके अंदर अगर ये वाली कॉलम ऐड कर दो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, कि कॉलम 2 में ये जो सेकंड कॉलम है उसमें थर्ड कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो C2 इज रिप्लेस बाई C2 प्लस C3। सेकेंड कॉलम में थर्ड कॉलम ऐड कर दो तो ये बन गया b माइनस ए का स्क्वायर, फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज बी ए सी। इसके अंदर अगर सेकंड कॉलम ऐड हुई तो यहाँ पे भी बी ए सी ही बच जाएगा, है ना। माइनस सी प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, और थर्ड कॉलम में सी बी ए बैठा है। अब देख सकते हो आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों कॉलम सेम है ना, आइडेंटिकल कॉलम, ठीक है। तो इस वजह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर कोई भी दो कॉलम या रो सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, विच इज 0। सिंपल, लेट्स मूव अहेड। ये बहुत ही स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू भी हमें याद रखनी है, ठीक है। तो हमेशा अपन ध्यान रखें इस टाइप के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, है ना। तो देखेंगे बच्चा लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इट्स वैल्यू इज a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। कैसे कैलकुलेट करना है, तो पहली चीज तो अगर किसी भी रो में 1 1 1 बन रहे हैं, किसी भी रो या कॉलम में 1 1 1 बन रहा है, तो वहां पे अपन 0 क्रिएट करना चाहेंगे, ठीक है। 0 कैसे क्रिएट करेंगे, 0 क्रिएट करने के लिए आप कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करो, यहां पे 0 बन जाएगा। देखो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 बन जाएगा। एंड
कॉलम 2 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 1 0 बन जाएगा। एट ए टाइम अपन मैक्सिमम 2 कॉलम या रो पे तो ऑपरेशन लगा ही सकते हैं, तो मैं इधर 2 कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहा हूं कि सबसे पहले तो कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा। अगर कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहां 0 बन जाएगा, इधर a में से b सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, तो इधर ये a माइनस बी, यहां पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, कॉलम 1 में ये ऐसी बन गई। अब कॉलम 2 की सूरत देखो, कॉलम 2 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पे 0 बन गया, इधर ये b माइनस सी बन जाएगा, यहां पे ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन गया, और कॉलम 3 में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, चेंजेस किस में हुआ है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में, वो हमने कर दिया, कॉलम 3 एज इट इज बैठी है। ओके, अब कुछ कॉमन ले जा सकते हो तो कॉमन ले जाओ। तो पहली कॉलम से अपन क्या कॉमन ले जा सकते हैं, पहली कॉलम से कुछ कॉमन जा रहा है क्या, 0 में से तो आप कुछ भी उधार ले लो, कुछ भी कॉमन ले जाओ 0 में से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। 0 में से तो अपन 0 में से 5 कॉमन ले जाऊं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 में से 10 कॉमन ले जाओ, है ना। बेसिकली कॉमन ले जाने का मतलब क्या हो गया कि भैया ऐसा समझो ना कि 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो यहां पे समझो कि फर्स्ट कॉलम के अंदर a माइनस बी कॉमन ले जाया जा सकता है फर्स्ट कॉलम से, है ना। 0 में से a माइनस बी कॉमन ले गए, a माइनस बी में से a माइनस बी कॉमन लेके गए, यहां से अगर a माइनस बी बाहर जाएगा तो इसकी जगह पे 1 बच जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से a माइनस बी कॉमन जाएगा तो यहां पे a प्लस बी बच जाएगा। वैसे ही कॉलम 2 से b माइनस सी कॉमन ले जा सकते हो। ठीक है, तो मैं कॉमन ले जा रहा हूं, यहां से तो a माइनस बी और यहां से b माइनस सी, तो अब अपने पास डिटर्मिनेंट बच गया, है ना, बाहर आ चुका है a माइनस बी एंड b माइनस सी, ये कॉमन आ गए, और डिटर्मिनेंट के अंदर यहां पे 0 1 a प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, 0 इसकी जगह 1 बच जाएगा, a माइनस बी कॉमन गया तो यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे a प्लस बी। आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि अगर वापस मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी इंटू 0 0, a माइनस बी इंटू 1 a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही कॉमन लेना मल्टीप्लाई करने वाला प्रॉपर्टी है। इसमें से b माइनस सी कॉमन लेके गए तो इधर ये 0 1, यहाँ पे b प्लस सी बच जाएगा, और थर्ड में 1 सी स्क्वायर है। ओके, अब आप एक्सपेंड कर दो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट रो के अबाउट, 0 मल्टीप्लाइड बाई इट्स माइनर 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, और 1 मल्टीप्लाई होगा इसका जो माइनर है वो है b प्लस सी इंटू 1 माइनस ए प्लस बी। तो द फाइनल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट a माइनस बी माइनस सी ऑलरेडी बार है, और ये देखो b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ओके, तो b से b कैंसिल आउट हुआ और यहां पे क्या बचेगा, c माइनस ए। तो फाइनली डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सिंपल है। तो सबसे पहले अगर कभी भी 1 1 1 दिखाई दे रहा हो तो उसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए यहां पे देखो कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, रो वाइज सब्ट्रैक्ट करने का फायदा नहीं है, कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट किया, कॉलम 2 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि यहां पे 2 जीरोस बन जाए। उसके बाद में देखा कुछ कॉमन जा रहा है क्या, तो कॉमन ले गए अपन, और उसके बाद में तो सिंपली एक्सपेंड कर दिया, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, फाइनल वैल्यू आ गई। तो अब से अपन डायरेक्टली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ध्यान रखेंगे कि 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए होता है ना। इसी डिटर्मिनेंट को अगर इस तरीके से लिख दिया 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आपको समझ में आ रही है ना बात है कि चाहे ये डिटर्मिनेंट लिखा हो या ये डिटर्मिनेंट लिखा हो, दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है बच्चा लोग। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज लिया गया है ना, ट्रांसपोज, कि देखो यहां पे जो रो है वो यहां पे कॉलम है, फर्स्ट रो यहां पे फर्स्ट कॉलम, यहां पे सेकंड रो, इधर सेकंड कॉलम है, इधर थर्ड रो, यहां पे थर्ड कॉलम है। तो जब ट्रांसपोज लेते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, ध्यान रखना इसकी वैल्यू डायरेक्टली। ओके, सिंपल। नाउ वैसे ही ये भी स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लेट्स कैलकुलेट इट्स वैल्यू। तो सबसे पहले तो देखो कुछ कॉमन ले जा सकते हैं क्या अपन, कुछ कॉमन जा रहा है क्या,
कहीं से भी कॉमन नहीं जा रहा है। इस रो में देखो, रो से कुछ कॉमन नहीं जा रहा है। कॉलम से देखो, कॉलम से भी कुछ कॉमन नहीं जा रहा है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, बट इधर ए का फैक्टर ही नहीं है, तो कॉमन ले जाने वाली तो बात ही खत्म। इधर आइडिया क्या रहेगा, बहुत देखो अमेजिंग आइडिया है। आइडिया ये है कि यहाँ पे बी सी सी ए बी बैठा है ना, मैं बोल रहा हूं कि अगर फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाई कर दे, फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर एबीसी बन जाएगा। सेकंड कॉलम को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे भी एबीसी बन जाएगा। थर्ड कॉलम को अगर मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे भी एबीसी बन जाएगा। तो ये एलिमेंट सेम बन जाएगा। बट सर कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? फर्स्ट कॉलम को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिवाइड भी कर दो, है ना। ठीक है, तो वही मैं काम कर रहा हूं कि देखो क्या किया गया कि फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे ए स्क्वायर, यहां पे ए क्यूब, यहां पे ए बी सी बन गया। ठीक है, तो जब ए से मल्टीप्लाई किया है तो ए से डिवाइड भी करो डिटरमिनेंट को, ताकि वैल्यू सेम रहे, वैल्यू में फर्क नहीं पड़े। डिटरमिनेंट को ए से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट कॉलम में और ए से डिवाइड भी कर दिया। आप ऐसे देख भी सकते हो कि वापस ए कॉमन लेके जाओगे तो ए अपॉन ए कैंसिल आउट होके सेम ही वैल्यू है, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो देख भी सकते हैं वापस कॉमन ले जाके। ओके, सेकंड कॉलम को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी, यहां पे बी स्क्वायर बन जाएगा, इधर बी क्यूब बन जाएगा और यहां पे भी एबीसी बन जाएगा, है ना। इधर बी ही तो मिसिंग था। ठीक है, थर्ड को तो बी से मल्टीप्लाई किया तो बी से डिवाइड कर दो। थर्ड को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सी स्क्वायर बन गया, यहाँ पे सी क्यूब बन गया और यहाँ पे भी एबीसी बन गया। ओके, स्पेस मैंने ज़्यादा ले लिया क्योंकि इस क्वेश्चन में ना स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाई किया तो इधर ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्यूब, यहाँ पे ए बी सी। सेकेंड कॉलम को बी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी क्यूब, यहाँ पे ए बी सी। थर्ड कॉलम को सी से मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर, सी क्यूब, ए बी सी। ठीक है, तो फर्स्ट को ए से मल्टीप्लाई किया है तो ए से डिवाइड कर दो। सेकंड को अपन ने बी से मल्टीप्लाई किया है, बी से डिवाइड करो। थर्ड कॉलम से सी से मल्टीप्लाई किया है, सी से डिवाइड कर दो। आर वी क्लियर? अब देखो थर्ड रो का हर एलिमेंट सेम है, आप चाहो तो थर्ड रो से एबीसी को वापस कॉमन ले जाओ। ठीक है, तो अगर इधर से एबीसी कॉमन लेके गए, और वो लेके जाएंगे भी यार ताकि थोड़ा और सिंपल बन जाए, यहाँ पे 1 1 1 क्रिएट हो जाएगा। एबीसी कॉमन लेके गए हैं तो इधर 1 1 1 क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो इसी चीज को अपन ने ऐसा लिख दिया अगले स्टेप में कि एबीसी कॉमन ले गया और एबीसी ऑलरेडी डिवीजन में था ही डिटरमिनेंट के बाहर, और इधर ये ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, और इधर 1 1 1 क्रिएट हो गया। एबीसी यहां से कॉमन गया तो यहाँ पे 1 1 1 क्रिएट हो गया। क्लियर है? सिंपल है, इतनी बात है। एबीसी से ईबीसी कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो डिटरमिनेंट ये बन चुका है ना। इसी डिटरमिनेंट को अपन ऐसे तो अच्छे ऑर्डर में नहीं लग रहा है ना, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, 1 1 1, इसी को ही अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी डिटरमिनेंट को अगर ऐसा भी लिख दूं 1 1 1 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब। तो ये भी ना बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है। अच्छा, ये डिटरमिनेंट सेम वैल्यू है। सेम वैल्यू कैसे? क्योंकि देखो रोज इंटरचेंज कर रही है और 2 बार इंटरचेंज मारा है, 2 बार इंटरचेंज मारा है। देखो क्या इंटरचेंज किया है यहाँ पे, यहां से यहां पहुंचने के लिए, इधर से इधर पहुंचने के लिए हमने क्या किया है कि रो 1 रो 2 को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है ना। नहीं, रो 1 रो 3 को इंटरचेंज किया है, R1 इज इंटरचेंज बाई R3, है ना। रो 1 रो 3 को इंटरचेंज कर दिया और उसके बाद रो 2 रो 3 को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर सिर्फ आप एक ही इंटरचेंज करते तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, पर आपने 2 इंटरचेंजेस मारे हैं तो वैल्यू एज इट इज आ गई है। इस फॉर्मेट में क्यों लाया हूं? क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ये ना, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। इसके साथ स्टार्ट लगा देता है कि 1 1 1 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, इसकी वैल्यू भी यही आएगी, ए माइनस बी माइनस ए। मतलब समझ में आ रही बात है कि ये वाला डिटरमिनेंट और ये वाला डिटरमिनेंट सेम डिटरमिनेंट है ना। ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट सेम डिटरमिनेंट है, क्योंकि यहीं से तो ये सारी चीज आई है। अब चलिए आगे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी वैल्यू आगे कैलकुलेट करने के लिए बच्चा लोग अपन क्या करने वाले हैं, जीरोस क्रिएट करने वाला है। ठीक है, जीरोस कैसे क्रिएट किया जाए? रोज सब्ट्रैक्ट करके तो नहीं होगा, कॉलम सब्ट्रैक्ट करके जीरोस क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, तो कॉलम में कैसे सब्ट्रैक्शन अपन करने वाले हैं कि कॉलम 1 में से C1 is replaced by C1 minus C2 and C2 is replaced by C2 minus C3।
कॉलम 1 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉलम 2 से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो डिटर्मिनेंट ऐसा बन जाएगा। यहां पे ये 0 बन गया, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब ए क्यूब में से बी क्यूब सब्ट्रैक्ट हुआ तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। ठीक है, यहां पे भी 0 बन गया, बी स्क्वायर से सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा, और इधर ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब बन जाएगा। सही बात है, हाँ जी। और कॉलम 3 में कोई चेंजेस नहीं है, कॉलम 3 एज इट इज है, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। कॉलम 3 में कोई चेंजेस नहीं है, कॉलम 3 एज इट इज। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2, कॉलम 2 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट किया है। अब देखो कुछ कॉमन ले जा सकते हो क्या बच्चा लोग? इसमें से कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है क्या? हाँ जी, इसमें से a माइनस बी कॉमन आ रहा है। देखो a माइनस बी को कॉमन लेके चले गए, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फैक्टर ए माइनस बी होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के भी दो फैक्टर होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर तो ए माइनस बी, दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। वैसे ही इसमें से भी बी माइनस सी कॉमन ले जा सकते हैं अपन, है ना, बी माइनस सी कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर है बी माइनस सी, तो वो कॉमन ले गए। क्योंकि कॉमन ले जाना है तो आपको पता है कि या तो पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से ही कॉमन ले जा सकते हैं हम लोग। ओके, तो यहां पे बन रहा है 0, इधर ये a प्लस बी बच जाएगा, और इधर ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में से a माइनस बी कॉमन ले गए, a माइनस बी कॉमन ले गए, तो यहां पे ये बनने वाला है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, और यहां पे 0, इधर ये b प्लस सी बचेगा, और यहां पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी बचने वाला है। ओके, और यहां पे थर्ड कॉलम तो एज इट इज 1 सी सी स्क्वायर, है ना, 1 सी सी स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से। ओके, देखो इसमें से a माइनस बी कॉमन ले गए तो a माइनस बी को बाहर लिख देते अपन, और इसमें से b माइनस सी कॉमन ले गए तो b माइनस सी को अपन ने बाहर लिख दिया। आर वी क्लियर? इसमें से a माइनस बी कॉमन लेके चले गए, b माइनस सी कॉमन लेके चले गए, तो ऐसा कुछ बचने वाला है। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दो, है ना, एक्सपैंड करना बहुत आसान, कि हम लोग एक्सपैंड कर देंगे अबाउट द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड करेंगे तो 1 इज मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस, ठीक है, तो देखो क्या मिलने वाला है फाइनली, b माइनस सी ए माइनस बी ऑलरेडी है ही, ठीक है, b माइनस सी ऑलरेडी है, a माइनस बी ऑलरेडी है, और इसके एक्सपेंशन में क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू दिस थिंग। ओके, तो एक सेकेंड, जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी अपने को। हाँ, तो a प्लस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है, a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी से, माइनस, अभी भी जगह इनफ नहीं है, ठीक है, तो इधर ये a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी से, है ना, माइनस a प्लस बी इंटू दिस माइनस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, एंड बाहर ये भी फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में बैठे हैं, मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। एक काम करते हैं अपन दूसरा पेज, ठीक है, क्योंकि जगह यहाँ पे नहीं मिलने वाली। कई बार लगता है ना बोर्ड बहुत बड़ा होना चाहिए, एकदम इनफाइनाइट बोर्ड, ठीक है, ताकि लिख पाए चीज़ों को एकदम खुला खुला। ओके, तो अब मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखो, अब जगह मिलेगी, अब सांस लेने को जगह मिली है थोड़ी सी, ठीक है। चलिए अब एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ कि b माइनस सी इंटू ए माइनस बी ऑलरेडी बैठा है, और ये मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके,
ऐसा बन रहा है। ये दोनों फैक्टर ऑलरेडी थे, ये दोनों फैक्टर ऑलरेडी थे ही, और ये वाला समझ पा रहे हो आप, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बन रहा है b माइनस सी इंटू ए माइनस बी इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए इंटू सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए इंटू बी सी ए बी सी, राइट। फिर b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, अब b इंटू सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ओके, b इंटू बी सी दैट विल बी बी स्क्वायर सी माइनस b इंटू ए स्क्वायर दैट विल बी ए स्क्वायर बी, राइट। b इंटू ए बी दैट इज ए बी स्क्वायर, है ना बच्चा लोग, ये बन रहा है ए बी स्क्वायर, b इंटू ए बी स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर दैट विल बी बी क्यूब, ओके। अब c इंटू ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर, c इंटू ए बी सी, c इंटू ए बी सी, c इंटू बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर, है ना। तो इसको फैला दिया मैंने, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसी टर्म्स फैल गई। अब देखो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है। ओके, ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ जी हो रहा है, ए बी स्क्वायर इधर भी है, ए बी स्क्वायर यहाँ पे भी है। ओके, ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ए सी स्क्वायर तो नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, ए सी स्क्वायर है यहाँ पे सी ए स्क्वायर है ना, यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी ए स्क्वायर है, कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ए बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी सी और ए बी सी कैंसिल आउट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर सी एंड सी बी स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सी बी स्क्वायर ही लिखे हैं, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ओके, तो कौन कौन सी टर्म्स बच गई? अब यहाँ पे जो टर्म्स बची है वो है b माइनस सी इंटू ए माइनस बी है, b माइनस सी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए सी स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है। सी ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ क्या? सी ए स्क्वायर नहीं कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है, बी क्यूब यहाँ पे बचा है, और कोई टर्म या बी क्यूब भी कैंसिल आउट होगा ना, हाँ बी क्यूब भी कैंसिल आउट हो गया, देखो दिख ही रहा है, बी क्यूब भी कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो ए स्क्वायर बी बच गया, ए सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर बच गया ना, तो पहले इनको कंबाइन कर लिया अपन ने, ए सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, ये बन रहा है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, यही टर्म्स रह गई है, बाकी तो सारी कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। ये चार टर्म है ना, 1 2 3 एंड 4, यही चार टर्म रह गए। अब ए सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर में से ए सी कॉमन ले जा सकते हैं अपन लोग, और बी सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी में से बी कॉमन चला जाएगा, है ना, बी कॉमन चला जाएगा इसमें से, तो देखो क्या बन रहा है, b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, इन दोनों में से ए सी कॉमन ले गए, तो ए सी टाइम्स सी माइनस ए प्लस इसमें से b कॉमन ले गए, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, जिसको कि अपन सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए लिख सकते हैं। ओके बच्चा लोग, अब खत्म है सवाल। देखो b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, इसमें से c माइनस ए वाला फैक्टर कॉमन ले लिया, तो c माइनस ए वाला फैक्टर बाहर कॉमन निकाल लिया, तो इधर ये ए सी बच गया, प्लस ये b टाइम्स c प्लस ए बचा, ठीक है, विच इज ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, है ना, तो यही फैक्टर है, देखो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये चीज वही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। आर वी क्लियर? तो इस क्वेश्चन से एक तो अपन इसकी वैल्यू सीखे हैं, साथ के साथ दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है। तो 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसकी भी वैल्यू यही है, इसकी भी वैल्यू यही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से अपन दो अलग अलग वैल्यू सीखे हैं। ओके, क्लियर है बच्चा लोग? एकदम सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अभी भी आपको याद रखना है ना, वैल्यू स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है। नाउ when sum of elements along rows or columns is same then we prefer to add them all। अगर किसी भी कॉलम या रो के अबाउट सम ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है, जैसे रो 1 के अंदर मैं रो 2 और रो 3 को ऐड कर दूं और रो 1 के एलिमेंट सेम मिल जाए तो ऐड कर दो, ठीक है।
When determinant has all its elements one in a row or column, we prefer to create two zeros. ये वाला तो हमने बहुत जगह यूज कर लिया सवालों में ना, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी रो में 1 1 1 है या किसी कॉलम में 1 1 1 है तो अपन जीरोस क्रिएट करना चाहेंगे वहां पे, है ना, दो जीरोस क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं कि जब सम ऑफ एलिमेंट सेम हो, जैसे कि ये सवाल, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चा लोग, ठीक है, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, जेई में भी कई बार आ चुका है ये डिटर्मिनेंट, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली याद होनी चाहिए। देखो ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, दैट इज द वैल्यू फॉर दिस डिटर्मिनेंट। ओके, चेक कर लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि रो वन में रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री ये ऑपरेशन लगाया कि फर्स्ट रो में सेकंड रो भी ऐड कर देता हूं, थर्ड रो भी ऐड कर देता हूं, ठीक है। चाहते तो आप कॉलम में भी यही सेम ऑपरेशन लगा सकते थे, C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 से रिप्लेस करके, वैसे भी काम चल जाता। ओके, तो जब आप ये ऑपरेशन लगा रहे हो तो रो वन के एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, रो वन के सारे एलिमेंट A प्लस B प्लस C बन गया, है ना, रो वन के सारे एलिमेंट्स A प्लस B प्लस C बन गए। रो टू रो थ्री में कोई चेंजेस नहीं है, B C A C A B, ठीक है, रो टू रो थ्री में कोई चेंजेस नहीं। अब आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले जाओ फर्स्ट रो से, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेके गए तो a प्लस बी प्लस सी टाइम्स फर्स्ट रो के अंदर 1 1 1 बन गया, ठीक है, सेकेंड में बी सी ए और यहां पे सी ए बी। अब जब 1 1 1 क्रिएट हो रखे हो तो यहां पे दो जीरोस आप क्रिएट करना चाहोगे, तो जीरोस क्रिएट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे कि अब हम कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, कि कॉलम 1 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दो एंड कॉलम 2 से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो C1 इज रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस C2 एंड C2 इज रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C3, ठीक है। कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट किया, कॉलम 2 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो यहां पे देखो a प्लस बी प्लस सी बच गया, बाहर है वो, और इधर ये जीरो क्रिएट हो गया, b माइनस सी इधर बन गया, इधर c माइनस ए बन जाएगा। देखो कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो b माइनस सी, यहाँ पे c माइनस ए, कॉलम 2 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ जीरो, यहाँ c माइनस ए, यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है। तो इधर ये जीरो, इधर ये c माइनस ए, इधर ये a माइनस बी बन जाएगा, और कॉलम 3 एज इट इज 1ab। ओके, अब डायरेक्टली एक्सपेंड कर देना है अपने को, a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी है, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस, तो एक्सपेंशन से ये क्या बना, तो a प्लस बी प्लस सी, है ना, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, b माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ई का स्क्वायर। देखो ये बन रहा है, ठीक है। आगे तो आप कैलकुलेशन है, आप ये कैलकुलेशन ना खुद से करना है, ये सारी की सारी कैलकुलेशन, ताकि अच्छे से ये आ जाए। अभी तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बट आपको खुद से करनी सीखनी है कैलकुलेशन। तो b इंटू ए बी हो जाएगा, b इंटू माइनस बी स्क्वायर बन गया, माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी बन जाएगा, और माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस बी सी बन गया, ठीक है। c माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ac यहाँ पे बन जाएगा, है ना। c माइनस ए का होल स्क्वायर होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल गया। अब देखो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, हाँ जी, तो माइनस ए सी इधर बैठा है, ओके, तो माइनस ए सी प्लस 2ac प्लस ए सी बन जाएगा, है ना। बाकी इधर ए बी वाली टर्म बच गई, बी सी वाली टर्म बच गई, और 2ac माइनस ए सी बन जाएगा। तो फाइनल इसकी वैल्यू आ रही है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो इधर एक नेगेटिव आना चाहिए बच्चा लोग, है ना, यहाँ पे ये एक नेगेटिव आना चाहिए कि द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। देख सकते हो ना, यहाँ से अगर नेगेटिव कॉमन लेके गए, अगर इसमें से नेगेटिव कॉमन लोगे तभी तो ये चीज बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए। ओके, तो अब से अपन डायरेक्टली ध्यान रखेंगे बच्चा लोग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है,
पास्ट ईयर में कई बार इसके ऊपर सवाल आ चुके हैं, तो डायरेक्ट ध्यान रखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी बी, है ना, सी ए बी, ये जब साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे लिखो ना, ए बी सी ए सी ए बी, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होती है। और इसी चीज को अपन ऐसे भी लिखते हैं, नेगेटिव ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। बहुत फेमस आइडेंटिटी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर तो a प्लस बी प्लस सी, दूसरा फैक्टर इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो इसको अपन अच्छे से ध्यान में रखेंगे इस आइडेंटिटी को। ठीक है, बहुत जगह यूज आ जाती है। आर वी क्लियर? तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ध्यान रखना, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका नेगेटिव है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ओके, सिंपल, मजेदार। ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ट्राई जरूर करें। सेम इसी टाइप से आप लोग प्रोसीड करोगे कि रो 1 के अंदर रो 2 एंड रो 3 ऐड कर दो। ठीक है, या फिर कॉलम में वही ऑपरेशन लगाना चाहो तो कॉलम के अंदर ऐड करो। तो हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू, प्रूव दैट इट्स वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ओके, सो यू नीड टू ट्राई दैट इन द होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आपके डाउट्स आए तो। ठीक है, अगर आपको डाउट आए सवाल में तो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क के लिए ले सकते हो। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो मुझे बताना इन दोनों में से अगर किसी भी सवाल में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर ट्राई करूंगा। ठीक है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन का अपने को रूट बताना है। तो वही आइडिया बचा चलो कि रो 1 के अंदर रो 2 और रो 3 ऐड कर दूंगा तो रो 1 के एलिमेंट सेम बन जाएंगे, है ना। अगर मैं यहाँ पे ये ऑपरेशन लगा दूं कि R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, तो रो 1 के एलिमेंट्स क्या बन गए, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, है ना। x प्लस ए में b एंड c ऐड हो रहा है, ये एलिमेंट ऐसा बन जाएगा। और इसमें भी देखो b में x प्लस सी एंड a ऐड हो रहा है, तो ये वाला एलिमेंट भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला एलिमेंट भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे x प्लस सी बच जाएगा, यहाँ पे a बच जाएगा, इधर ये c a x प्लस b। ओके, तो फर्स्ट रो से कॉमन निकाल सकते हैं अपन x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को, तो ये बन गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1, इधर ये b x प्लस सी a सी ए एक्स प्लस बी, ये बन रहा है। अब इनका प्रोडक्ट मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वल टू 0 दे रखी है, इक्वल टू 0 दे रखी है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इक्वल टू 0 आ जाए। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स 0 आ जाए, है ना, एक तो प्रोडक्ट, एक तो फैक्टर ये हो गया, दूसरा वाला फैक्टर ये हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कुछ ना कुछ फैक्टर बनेगा। हमें x की वैल्यू बतानी है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन होने वाला है। तो डायरेक्टली हमें वैसे आंसर दिख रहा है यहाँ से कि भैया जब इसको आप 0 के इक्वेट करोगे तो एक तो सॉल्यूशन इधर से मिलेगा कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कि अगर आपने x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को इक्वेट किया 0 से तो x की वैल्यू माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगी, विच इज ऑप्शन डी फॉर द इक्वेशन। सिंपल है ना। बाकी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, जीरोस क्रिएट करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, इस इंटरवल में इसके कितने डिस्टिंक्ट रूट्स हैं हमें ये बताना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो फिर से वही किया कि यार अगर मैं फर्स्ट रो के अंदर सेकंड रो एंड थर्ड रो ऐड कर दूं तो क्या फर्स्ट रो के एलिमेंट सेम बन जाएंगे, क्या सेम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, फर्स्ट रो में सेकंड रो भी ऐड कर दिया, थर्ड रो भी ऐड कर दिया, तो यहाँ पे साइन एक्स में कॉस एक्स एंड कॉस एक्स ऐड हो रहा है, तो क्या साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स बनेगा? ठीक है, और इधर भी यही बनेगा, कॉस एक्स में साइन एक्स एंड कॉस एक्स ऐड करोगे तो साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स,
यहां पे भी साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स बनने वाला है। तो अगर मतलब ये ऑपरेशन लगाते हैं रो वन के अंदर रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री किया जाए, रो वन को इससे रिप्लेस किया जाए, तो रो वन के एलिमेंट्स ये बन जाएंगे साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, और उसको अपन ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 1 1 क्रिएट हो गया। सिंपल कि फर्स्ट ऑफ ऑल रो वन में रो टू एंड रो थ्री ऐड कर दिया, कॉमन ले लिया, तो रो वन के एलिमेंट्स ये बच गए। और सेकेंड रो के अंदर कॉस एक्स साइन एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स, इधर भी देखो कॉस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो बस ये ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगा, है ना, अपन ऑब्जर्व करके ही पता लगा सकते हैं कि यार क्या करना है। जैसे इसके अंदर आप बस हिट एंड ट्रायल एक तरीके से हो गया कि ऑब्जर्व करो कि रो वन में अगर बाकी दोनों रो ऐड कर रहे हो तो रो वन के एलिमेंट सेम बन रहे कि नहीं बन रहे। हर एक रो वन का एलिमेंट साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स बन रहा था, उसको कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 1 1 क्रिएट हो गया। अब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो यहीं पे डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, नहीं तो जीरोस क्रिएट करके एक्सपेंड करो। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली एक्सपेंड करना भी ठीक ही रहेगा, है ना, डायरेक्टली एक्सपेंड करने में भी कोई बुरी बात है नहीं इधर। तो ये साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 1 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस 1 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ओके, इनके प्रोडक्ट को अपन क्या कर रहे हैं, इक्वल टू 0 कर रहे हैं, है ना, एक्सपेंड कर दिया इस डिटरमिनेंट को। ओके बच्चा लोग, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस साइन एक्स कॉस एक्स है, ठीक है, और इधर भी माइनस साइन एक्स कॉस एक्स है, तो वो तो ऐड हो गया, है ना, और इधर ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, सही एक्सपेंड किया है, 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 टाइम साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 टाइम्स यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, तो इधर ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, है ना, यहाँ माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा, यहाँ पे भी माइनस साइन एक्स कॉस एक्स है, ओके, तो ये बन रहा है देखो साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बच गया और ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, इधर ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे भी माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन रहा है इज इक्वल टू 0। देखो सही लिखा है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0, है ना, ये 1 और इसको अपन बोल सकते हैं साइन 2x, ठीक है, तो 1 माइनस साइन 2x कब 0 होगा, जब साइन 2x 1 हो जाए, तो या तो यहाँ पे साइन 2x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, साइन 2x की वैल्यू 1, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स 0 है ना, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। देखो बच्चा लोग, जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज इक्वल टू 0 हो तो या तो ये 0 हो गई, है ना, या तो ये 0 हो गया या फिर ये 0 होने वाला है, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स 0 होने वाला है, ओके, अब साइन 2x 1 के इक्वल कब होगा, है ना, 1 माइनस साइन 2x 0 किया है तो साइन 2x इज इक्वल टू 1, तो साइन 2x कब 1 होगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, है ना, क्या पूछा गया आपने को, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना, कितने डिस्टिंक्ट यहाँ पे रियल रूट्स है, ओके, तो साइन 2x इज इक्वल टू 1 के लिए x की वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 4 आ गई, है ना, x की वैल्यू पाई बाई 4, इस इंटरवल में सिर्फ पाई बाई 4 ही सेटिस्फाई कर रहा है, x बराबर पाई बाई 4, ओके, x बराबर पाई बाई 4, और साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स को अगर अपन ने इक्वेट किया है 0 के, है ना, तो इधर से क्या मिलेगा, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स से डिवाइड करोगे तो टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, है ना, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, क्या टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 का सॉल्यूशन मिलेगा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में, क्योंकि इस इंटरवल में माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में टेन एक्स तो माइनस 1 से 1 के बीच में होगा, यहां पे तो टेन एक्स
-1 से 1 के बीच में होगा, तो -2 के इक्वल तो हो नहीं पाएगा इस इंटरवल में, है ना। -π/2 से π/2 होता तो -2 के इक्वल भी हो जाता, बट यहाँ पे tan x -1 से 1 के बीच में है तो -2 के इक्वल तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो x बराबर π/4 इज द ओनली सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन पूछा था, आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन ए। क्लियर। तो इस तरीके से इस डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व किया है। ये भी जेई में पूछा गया सवाल है, जेई 2000, है ना, जेई एडवांस का सवाल है। ईयर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, कहीं 2001 का है या 2 का है, बट जेई एडवांस का ही ये क्वेश्चन है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।